इस बंदे का वेट सिर्फ 2 टन है और ये उसकी शक्ल है फेशियल हार्मोनाइजेशन करवाने के बाद। नहीं, ये एक झूठ है। ये हाल उसका नए ट्रांसफर स्टूडेंट से एक पंच खाने के बाद हुआ था। हाँ, वो अभी स्कूल में ट्रांसफर होकर आया है और वो सिर्फ एग्जिस्ट करके ही अपना ऑरा फार्म करता है। स्कूल की लड़कियां उसको किसी भी कीमत पर पाना चाहती हैं। स्कूल का अल्फा मेल हर कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेल के साथ ही मेट करना चाहता है। नेचर में भी तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। और मैं तुम्हें अभी वॉर्न कर दूं कि ये स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ तुम किसी ऐसे लड़के को नहीं देखोगे जो बुली होता है और फिर स्ट्रांग बनता है या ऐसा कुछ। यहाँ जो भी बुली करता है वही बुली होने वाला है। भगवान शायद माफ कर दे, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट किसी को माफ नहीं करता। कहानी शुरू होती है एक हॉट लड़की से जो क्लासरूम में फिल्मिंग कर रही होती है। अचानक एक रूमर फैलती है कि सेकंड ईयर के बुली को नए स्टूडेंट ने कैफेटेरिया में बहुत बुरी तरह पीटा है। इस वक्त का गॉसिपी पड़ोसी और कोई नहीं बल्कि समन हाई स्कूल का नंबर 2 है। नंबर 1 कहता है एक न्यूबी के हिसाब से ये काफी इंप्रेसिव है। वहीं वो हॉट लड़की नंबर 1 को कैमरा की तरफ देखने को बोलने लगती है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूट्यूब अभी नया लॉन्च हुआ है, जिसका मतलब अब से स्कूल के सारे बीट डाउन्स रिकॉर्ड होंगे ताकि सब लोग इन्हें देख सकें। जब वो ये सोच रहे थे कि ट्रांसफर होकर आए नए स्टूडेंट के साथ क्या करना चाहिए, उनका एक हेंचमैन एक नर्ड का गला दबा रहा था और उससे 300,000 कॉन्जास मांग रहा था। शायद वो एक सोडा कैन खरीदना चाहता था। तभी अचानक नंबर 1 डिसाइड करता है कि उन्हें नए स्टूडेंट को पकड़ लेना चाहिए ताकि वो स्कूल की हायरार्की में इंटरफियर ना करे। पर उसे कहां पता था, भेड़िए ने अभी अभी उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। लिटरली बुली करने वाला हेंचमैन भी रुककर देखने लगा। जो लड़का अंदर आया उसने पूछा कि क्या स्कूल का बॉस इस रूम में है। कम से कम उसने तो यही सुना था। रूम में मौजूद लड़कियां तुरंत ब्लश करने लगती हैं और बिना रोप के बंजी जंप करने के लिए पागल हो जाती हैं। तो नया स्टूडेंट पूछता है कि क्या वो स्कूल का बॉस है, पर वो मोटा लड़का जवाब देने में थोड़ा टाइम लगाता है और अगले ही पल उसकी शक्ल पूरी तरह बिगड़ चुकी थी और वो जमीन पर किसी कचरे की बोरी की तरह गिर जाता है। जो लड़का कुछ सेकंड्स पहले पीटा जा रहा था उसे कुछ समझ नहीं आया। वो जायंट मेलन्स वाली लड़की उसी पल उसके प्यार में पागल हो गई। रैंक 2 गालियां देते हुए तुरंत खड़ा हो गया और पूछने लगा कि ये लड़का कौन है। वो जल्दी ही एक शिमला मिर्च से भी ज्यादा लाल हो गया क्योंकि वो बोलना बंद नहीं कर रहा था और बार बार पूछ रहा था कि वो कौन है और क्या चाहता है। पर वो लड़का बस यही जवाब देता है कि आज ही उसका ट्रांसफर इस स्कूल में हुआ है। ये सुनकर वो बेल पेपर और पागल हो जाता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहा है और तुरंत नए स्टूडेंट पर एक पंच फेंकता है। पर वो नया स्टूडेंट उस बंदे का हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि रैंक 2 की उंगलियां क्रश हो जाती हैं। ट्रांसफर स्टूडेंट पूछता है कि क्या वो स्कूल का बॉस है, पर दर्द से चिल्लाते हुए वो कहता है मैं बॉस नहीं हूं। और वो रैंक 1 की तरफ इशारा करके कहता है कि वो कमीना वहां नंबर 1 है, उसे मारो, मुझे नहीं। ओह नो। फिर मुझे नहीं पता कि प्रोटैगनिस्ट ने रैंक 2 के गाल पर कोई मक्खी देखी थी या क्या, जिसे हटाने के लिए उसने तुरंत एक थप्पड़ मार दिया। वो बंदा बिना किसी सपने के गहरी नींद में सो गया। जो नर्ड्स रोज पिटते थे उनकी लाइन में ये सब देखने के बाद कोई रिएक्शन ही नहीं बचा था। तो नया स्टूडेंट रैंक 1 के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो बॉस है। उस बंदे ने एक अजीब सा गुस्सा वाला मुंह बनाया और पूछने ही वाला था कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। पर तभी पंच इतना जोर का पड़ा कि उसकी नाक अंदर धंस गई। उसका फोन उड़कर दूर गिरा और वो अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचा। इस एक झटके ने उसे बुरा वाला फ्यूरियस कर दिया। तो उसने अपनी पूरी ताकत से फाइट बैक करने की कोशिश की, पर नए स्टूडेंट ने बड़ी आसानी से डॉज कर लिया और वहां एक और मक्खी मरने वाली थी। पंच इतना सॉलिड था कि तुम उसकी आवाज यहां अपने घर तक सुन सकते थे। इसने उस बंदे को पहले ही डिस्टेबलाइज कर दिया था, पर वो एक और अटैक के साथ आया और प्रोटैगनिस्ट ने दोबारा उसकी नाक अंदर घुसा दी। फिर कॉम्बो फिनिश करने के लिए उसने जंप किया और उस बेचारे बंदे की गर्दन पर एक जोरदार किक लैंड की, जिससे वो सीधा खिड़की से जा टकराया। वो सेकंड फ्लोर से नीचे सिर्फ इसलिए नहीं गिरा क्योंकि खिड़की पर एक आयरन बार लगी हुई थी। नर्ड्स अभी भी डिसबिलीफ में वहां खड़े हुए थे। स्कूल का रैंक 1 अपने घुटनों पर था और पूरी तरह से नॉकड आउट हो चुका था। I don't feel so good. वो कहता है कि अगर वो इन बंदों के पास पहले नहीं आता तो ये लोग उसके पीछे आते। इसलिए उसने डिसाइड किया कि सब कुछ अभी सेटल कर दे और वहां से चला जाए, ये कहते हुए कि अगर उन्हें अभी भी कोई दुश्मनी है तो वो उसे ढूंढ सकते हैं। और उसने अपना ऑरा और ईगो फार्मिंग फिनिश करने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। जिस स्टूडेंट की अभी थोड़ी देर पहले पिटाई हो रही थी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा। जो लड़की ये सब फिल्म कर रही थी वो ब्लश कर रही है और कहती है कि वो इतना फकिंग हैंडसम है। ये पहले से ही क्लियर है कि इस लड़की को तो हमारा प्रोटैगनिस्ट पक्का स्मैश करने वाला है। बाद में डोंग जियू किम डॉयल से बात करता है और पूछता है कि क्या वो बुली से एक एक करके डील करेगा और इसका क्या कॉस्ट आएगा। डॉयल बस उसे घूरता रहता है, जिससे डोंग जियू कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि उसे कोरिया वापस आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए उसको पूरी तरह समझ नहीं आ रहा कि डोंग जियू का क्या मतलब है। फिर भी अगर डोंग जियू को उसकी हेल्प चाहिए तो उसे इसके लिए पे करना पड़ेगा। डोंग जियू शॉक में आ जाता है। वो कहता है लोग नॉर्मली इसलिए हेल्प करते हैं क्योंकि यही सही काम है। यहां तक कि वो कोट भी मारता है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो इंसिस्ट करता है कि क्योंकि डॉयल स्ट्रांग है इसलिए वीक लोगों को प्रोटेक्ट करना उसका जॉब है। डॉयल उसकी इस बकवास को इग्नोर करता है और एक सिंपल सवाल पूछता है, क्या वो पैसे देगा या नहीं। अगर नहीं तो वो जा रहा है। डोंग जियू जल्दी से उसको रोकता है और उसे सुनने की भीख मांगता है। वो डॉयल को याद दिलाता है कि उसने कल देखा था कि क्या हुआ और कहता है कि उनके जैसे वीक स्टूडेंट्स को सच में उसकी मदद चाहिए। उसकी आवाज इमोशनल हो जाती है जब वो बताता है कि उसके बहुत से दोस्त रोज सफर करते हैं, उनकी हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आता और टीचर्स को बताने से भी कुछ नहीं होता। उसका नतीजा बस और ज्यादा पिटाई होता है क्योंकि इन बुलीज पर अडल्ट सोल्यूशंस काम नहीं आते। डोंग जियू कहता है कि उनकी जिंदगी रोज पूरे अंधेरे में ठोकर खाने जैसी लगती है, पर कल डॉयल ने जो किया वो उस अंधेरे में चमकती हुई एक लाइट की बीम जैसा था। वो अपने सीने पर हाथ रखता है और दोबारा रिक्वेस्ट करता है, ये कहते हुए कि डॉयल के पास उन्हें बचाने की पावर है। डॉयल उसकी इस इमोशनल स्पीच को वहीं रोक देता है और उसको पीछे हटने को कहता है। डोंग जियू फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पर डॉयल कहता है कि वो उसकी बात समझता है।
बस उसे अपनी खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये वर्ड डोंग जी यू को हिट करता है। बुलीज द्वारा उसके पैसे छीन लेने और उसको मॉक करने की यादें वापस आने लगती हैं और वो भड़क कर पूछता है कि क्यों हर चीज हमेशा पैसों पर आकर ही रुकती है। उसे समझ नहीं आता कि एक और स्टूडेंट को पैसों की इतनी बुरी तरह से क्या जरूरत हो सकती है। डॉयल शांत रहता है और पूछता है कि क्या उसने कभी असैसिन्स के बारे में सुना है। यह सवाल डोंग जी यू को कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। डॉयल एक्सप्लेन करता है कि उसका बाप दुनिया के सबसे बड़े असैसिन ग्रुप ब्लैकहेड को लीड करता है और उसका जन्म उसी लाइफ में हुआ था। डोंग जी यू को इस पर विश्वास ही नहीं होता और वो शौक में नाम रिपीट करता है। डॉयल आगे बताता है कि उसके पेरेंट्स कुछ टाइम पहले अलग हो गए थे। पास ही खड़ी सुन रही एक लड़की ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है। वो कहता है कि उसका बाप हमेशा उसकी मां को रुलाता था, इसलिए वो उसे और उसके छोटे भाई को बिना किसी रियल प्लान के कोरिया ले आई। इस बात ने उसके बाप को फ्यूरियस कर दिया और उसने उनके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, तो इसलिए डॉयल को पैसे चाहिए। ये कहने के बाद वो ऐड करता है कि बर्गर किंग में उसका एक जॉब इंटरव्यू है और वो वहां से निकलने लगता है। डोंग जी यू वहां स्टन खड़ा रहता है और इन सब बातों को समझने की कोशिश करता है। स्टोरी सुनने में क्रेजी लगती है, पर डॉयल ने इसे इतनी सीरियसली बोला था कि ये सच लग रहा था। फिर डोंग जी यू अपना माइंड मेकअप करता है और उसे आवाज लगाता है, उसके पीटे हुए हर एक बंदे के लिए 50,000 वॉन ऑफर करते हुए। डॉयल रुक जाता है। डोंग जी यू अपनी 5 उंगलियां उठाता है और नर्वसली सोचता है कि क्या उसे थोड़ा और ऑफर करना चाहिए था। डॉयल पीछे मुड़ता है और एक वर्ड में जवाब देता है, डील। वो लड़की एक बार फिर थ्रिल्ड हो जाती है, ये सोचते हुए कि डॉयल कितना हैंडसम है। कहीं और बुलीज का एक और ग्रुप बात कर रहा था कि कैसे एक ट्रांसफर स्टूडेंट ने पार्क कांग वुक को गिरा दिया। उनका लीडर पार्क जुह्योंग, जो सुमान के जूडो क्लब का कैप्टन है, सोचता है कि क्या उस नए लड़के ने सच में 3 लोगों को अकेले ही पीट दिया। उसका राइट हैंड मैन पार्क जुडोंग फिक्र करता है कि इससे उनकी मनी स्ट्रीम बंद हो सकती है। डॉयल और डोंग जी यू की तरफ वापस आते हैं। डोंग जी यू उस ग्रुप की तरफ इशारा करता है और वार्न करता है कि उनकी नजर पड़ सकती है। डॉयल कहता है कि वो यहाँ फाइट करने आया है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंग जी यू उसे वार्न करता है कि ये लड़के कांग वुक से कहीं ज्यादा खतरनाक है, जो कि सिर्फ एक फेक लीडर था। अब सच्चाई सामने आती है। स्कूल के असली रूलर्स जूडो ट्विंस हैं, पार्क जुह्योंग और पार्क जुडोंग। वो लोग नेशनल एथलीट्स बनना चाहते हैं, इसलिए अपने रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वह कांग वुक के पीछे छुपे रहते हैं और दूसरे स्टूडेंट से पैसे निकलवाने के लिए उसका यूज करते हैं। डोंग जी यू उन्हें वैम्पायर ट्रैश कहता है। डॉयल सिंपली पूछता है कि क्या उसे उन्हें भी पीटना चाहिए, और थोड़े पॉज के बाद डोंग जी यू हाँ कह देता है। डॉयल नया जॉब ले लेता है। उसी वक्त एक ट्विन की नजर सियोल मीना नाम की लड़की पर पड़ती है, जो फिल्मिंग कर रही थी। वो उससे कहता है कि वो क्या देख रही है उसे दिखाए। जब पार्क जुह्योंग मीना को उन्हें रिकॉर्ड करते हुए देखता है तो वो उसे वीडियो दिखाने को डिमांड करता है। वो मना कर देती है और कहती है कि उसे अपना प्रॉमिस रखना होगा और पहले स्मोकिंग बंद करनी होगी। जुह्योंग भड़क जाता है और पूछता है कि उसकी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई। फिर एक स्नीर के साथ ऐड करता है कि वो इस बात को जाने देगा क्योंकि वो प्रिटी है। तभी एक चीख उसकी बात काट देती है। ये पार्क जुडोंग है। किम डॉयल ने अभी अभी जुह्योंग के सिर पर एक जोरदार किक मारी थी। सियोल मीना और उसकी दोस्त डॉयल को वहां देखकर शॉक रह जाते हैं। पार्क जुडोंग फोर्स की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ता है। जुह्योंग गुस्से में पूछता है कि उस पर किसने अटैक किया और क्यों। फिर अजीब तरीके से वो डॉयल पर चिल्लाता है कि उसकी इतना हैंडसम होने की हिम्मत कैसे हुई। जुह्योंग कंफ्यूजन में घूरता है। ये देखकर हैरान रह जाता है कि फाइट से ठीक पहले डॉयल कितना शांत दिख रहा है। जुह्योंग पागल हो गया जब डॉयल ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो मुड़ा ये सोचते हुए कि शायद डॉयल ने बैकअप बुलाया है। फिर जम गया, कंफ्यूज होकर कि आखिर डॉयल किस चीज को घूर रहा था। डॉयल अचानक चिल्लाया, फेक, और उसके चेहरे पर एक क्लीन पंच जड़ दिया। वो हिट अनबिलीवेबली स्ट्रॉन्ग था, जिससे वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। ठीक तभी एक कैप्शन पॉपअप होता है जिसमें लिखा था, ये स्टोरी इस बारे में है कि कैसे डॉयल दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बना। पीटे हुए ट्विन के ऊपर इस तरह खड़े होकर जैसे वो उस जगह पर अपना क्लेम कर रहा हो, डॉयल ने उसके सिर पर एक और जोरदार स्ट्राइक दे मारी। मीना उसे इतना एडमायर करके बेहोश होने लगी, ये समझ नहीं पा रही थी कि एक ही इंसान एक ही टाइम पर इतना गुड लुकिंग और इतना कूल कैसे हो सकता है। तभी डॉयल को फोन पर एक अलर्ट मिला कि उसके मिशन के लिए 50,000 वन भेज दिए गए हैं। डोंग जी यू द्वारा बांटे गए फ्लायर्स की बदौलत डॉयल की जीत की खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई। उन फ्लायर्स पर लिखा था, यंग किम डॉयल पनिशेस द जूडो ट्विंस, जिन्होंने कैंपस में तहलका मचा दिया, और लड़कियों की भीड़ उसके लुक्स और स्ट्रेंथ पर गश करने लगी। इस चीज ने मीना को भड़का दिया और वो चिल्लाने लगी, ये पूछते हुए कि किस लड़की की हिम्मत हुई उसके फ्यूचर हस्बैंड की पिक्चर को घूरने की। अपने ही एक अजीब पिंक मूड में डूबी हुई उसने भीड़ को पुश करके क्लासरूम में एंट्री ली, जबकि बाकी लड़कियां डॉयल को लेकर ऑब्सेस्ड रहीं। फ्यूरियस होकर मीना सोचती है कि क्या सब पागल हो गए हैं, फिर चिल्लाती है, एवरीबॉडी स्टॉप। अभी भी गुस्से में उबलते हुए उसने उन्हें अभी के अभी फ्लायर्स हटाने का ऑर्डर दिया और गुस्से में आकर इंसल्ट्स भी फेंकने लगी। उसने उनके हाथों से फ्लायर्स फाड़ दिए और वार्न किया कि अगर उसने उन्हें दोबारा उसके हस्बैंड की फोटो को देखते हुए पकड़ा तो वो जिंदा नहीं बचेंगी। फिर वो एक और स्टूडेंट की तरफ घूमी और बुरी तरह से पूछने लगी कि क्या उसके पास भी फ्लायर है। लड़की ने नर्वसली कहा कि उसके पास बिल्कुल नहीं है। मीना रैंट करती रही कि किसी और औरत के हस्बैंड को देखने के लिए इन लड़कियों को मर जाना चाहिए। उसके फोन की रिंग ने उसे चुप करा दिया। जंग ह्युनवू की तरफ से आई बहुत सारी टेक्स्ट ने उसे उसकी कॉल उठाने को कहा और सुमिन हाई स्कूल के सभी लोगों को पीटने की थ्रेट दी। उसने स्क्रीन की तरफ घूर कर देखा और फिर चुपचाप अपनी पीठ के पीछे छुपे डॉयल के फ्लायर को जोर से पकड़ लिया। डोंग जी यू ने डॉयल को नेक्स्ट जॉब के बारे में ब्रीफ किया। इस बार टारगेट चियोंग इल्हाई का जंग ह्युनवू था। उसने बताया कि ह्युनवू एक बहुत बड़ा नाम था जिसे साउथ सोल का किंग माना जाता था। वो बाइक सीचियोल का एक फॉलोअर और 12 नेशंस का एक एग्जीक्यूटिव था, जिस वजह से वो एक सीरियसली खतरनाक दुश्मन था। डोंग जी यू ने डॉयल से कहा कि आज सिर्फ ह्युनवू पर फोकस करे और कभी उसको हल्का मत आंके। फिर उसने ह्युनवू की स्किल्स के बारे में बताया।
वो 3 टाइम एमेचर बॉक्सिंग चैंपियन था जिसकी बॉडी और इंस्टिंक्ट्स किसी भी नॉर्मल फाइटर से कहीं आगे थी। डोंग जियू के अकॉर्डिंग डॉयल ने जिन जूडो ट्विंस को पहले पीटा था वो दोनों एक साथ मिलकर भी उसके खिलाफ नहीं टिक पाएंगे। डॉयल ने कोल्डली उसकी बात काट दी, ये कहते हुए कि उसने उन्हें तो वैसे भी पीट ही दिया था। डोंग जियू ने बात आगे बढ़ाई, उसे वार्न करते हुए कि इसे सीरियसली ले क्योंकि ह्युनवू का सबसे खराब ट्रेट उसकी क्रूअल्टी है। एक बार ह्युनवू कोई टारगेट चुन लेता है तो वो उनका पीछा करता है और उन्हें इतनी बुरी तरह टॉर्चर करता है कि मौत उन्हें बेहतर लगने लगती है। डोंग जियू ने ऐड किया कि जब ह्युनवू सच में अपना आपा खोता है तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो क्या करेगा, इसलिए उसने दूर से देखने का और अगर चीजें खराब होती हैं तो पुलिस को कॉल करने का प्लान बनाया। पर जब डोंग जियू बात जारी रखने के लिए पीछे मुड़ा तो डॉयल वहां से पहले ही जा चुका था। कहीं और जंग ह्युनवू मीना और उसकी दोस्त को कॉर्नर कर रहा था। उसने गुस्से में आकर मीना को ब्लेम किया, ये कहते हुए कि अगर उसने उसकी कॉल पिक कर ली होती तो उसके दोस्तों को चोट नहीं लगती। मीना ने बड़ी कोल्डनेस के साथ जवाब दिया कि वो उसके दोस्त नहीं थे। इसने पार्क कांग-वुक को स्टन कर दिया, जिसने पूछा कि क्या वो लोग क्लोज नहीं थे। मीना ने कहा कि वो तब तक ही था जब तक वो सुमीन पर रूल करता था और अब जब नए ट्रांसफर स्टूडेंट ने उसकी जगह ले ली है तो अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। पार्क कांग-वुक बस उसे क्रूल ही बुला सका। ह्युनवू हंसा और बोला कि यही एग्जैक्ट वजह थी कि क्यों वो अपनी प्रिंसेस मीना को जाने नहीं दे सकता था। उसकी बातों ने मीना को ऑफ गार्ड पकड़ा और ह्युनवू उसके आगे बस 3 बार डेट पर चलने के लिए भीख मांगने लगा। जब मीना ने उसे इग्नोर किया तो वो थोड़ा और करीब आया, प्रॉमिस करते हुए कि वो उसे एक गुड टाइम शो करेगा। पर इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, दूर से एक बॉटल उड़ती हुई उसकी तरफ आई, इतना अचानक कि ऐसा लगा जैसे ये कहीं हवा से आई हो। ह्युनवू ने मुश्किल से टाइम पर उसे डॉज किया। डॉयल ने स्टेप इन किया और कहा कि ये बहुत बुरा हुआ कि वो उसे एक ही थ्रो में खत्म नहीं कर पाया। मीना स्टन थी कि वो अचानक से कहां से आ गया। ह्युनवू अपने पैरों पर खड़ा हुआ और गुस्से से पूछने लगा कि डॉयल कौन था। डॉयल ने जवाब दिया कि वो वही बंदा है जो उसे बुरी तरह पीटने वाला है। मीना अंदर ही अंदर खुश हो गई, ये सोचते हुए कि क्या वो उसको बचाने के लिए आया था। डॉयल ने नोटिस किया कि मीना वहां दिख जाती थी जहां भी वो जाता था और उसने सोचना शुरू किया कि ये सिर्फ किस्मत नहीं हो सकती। जिस तरह से वो उसकी तरफ देखती थी वो उसे अजीब लगता था और उसे लगने लगा कि शायद वो इंटेंशनली उस पर नजर रख रही है। उसने मीना को वार्न किया कि अगर उसने कुछ भी ट्राई करने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा। मीना ने उस हार्ड स्टेयर को एक इंटरेस्ट के रूप में लिया और सीक्रेटली चाहने लगी कि वो सच में उसको मार दे। उसी पल ह्युनवू जंप करके डॉयल पर उनके बीच घुसने के लिए चिल्लाने लगा। फिर जंग ह्युनवू पूरी तरह फट पड़ा, ये पूछते हुए कि डॉयल की मीना को टच करने की हिम्मत कैसे हुई। वो टॉप स्पीड में अपने ट्रेडमार्क मूव के साथ चार्ज करता हुआ आगे बढ़ा, एक अचानक स्ट्रेट पंच मारते हुए, एक ऐसी चीज जिसे पार्क कांग-वुक ने तुरंत पहचान लिया। डोंग जियू ह्युनवू की स्पीड देखकर शॉक में था और चिल्लाया, ये डेंजरस है किम डॉयल। पर पंच लैंड होने से ठीक पहले ह्युनवू रुका और उसे फील हुआ कि कोई अजीब सा लिक्विड उसके फेस पर गिरा है। डिस्गस्ट होते हुए उसने सोचा कि क्या डॉयल ने किसी तरह का केमिकल यूज किया है। वो स्प्लिट सेकंड ही डॉयल के लिए उस पर एक हैवी किक लैंड करने के लिए काफी था। एकदम काम रहकर डॉयल ने एक्सप्लेन किया कि जब लोग उस पर ऐसे रश करते हैं तो वो स्टार्टल हो जाता है और जब वो बहुत ज्यादा स्टार्टल हो जाता है तो बिना चाहते हुए भी उसके मुंह से थूक निकल जाता है। ह्युनवू दर्द और ह्यूमिलिएशन की वजह से भड़क उठा जब उसको रियलाइज हुआ कि डॉयल ने एक्चुअली उसके चेहरे पर थूक दिया था और उसने गुस्से से पूछा कि क्या उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। डॉयल ने उसे रिकवर करने का मौका ही नहीं दिया और पास में पड़ी एक चेयर से उस पर जोरदार वार किया। उसने इसे एक फेक अटैक बताया और फिर तुरंत एक अपरकट जड़ दिया। ह्युनवू और ज्यादा पागल हो गया और उसने डॉयल को इनसेन बोलते हुए चिल्लाया कि वो उसकी जान ले लेगा। वो सैवेज पंचेस फेंकते हुए आगे आया पर डॉयल हर पंच से आराम से बच निकलता रहा। पार्क कांग-वुक पैनिक में ये सब देख रहा था। उसे यकीन था कि डॉयल ह्युनवू जैसे रियल बॉक्सर को नहीं हरा सकता। पर उस अटैक के ठीक बीच में डॉयल ने ह्युनवू की साइड पर एक क्रशिंग हिट लैंड किया। जो यंगचो ने अचानक पूछा, क्या? जिससे पार्क कांग-वुक चौंक गया, जो सोच रहा था कि वो सिर्फ अपने आप से बातें कर रहा था। ह्युनवू ने दर्द में अपनी राइट रिब्स को पकड़ लिया। डॉयल ने कामली कहा कि वो अभी टूटी नहीं थी और जिन्हें वो तोड़ने वाला था वो दूसरी साइड पर थी। फिर उसने एक ऐसी ब्रूटल पंच दे मारी जिसने ह्युनवू की लेफ्ट रिब्स को क्रश कर दिया, जिससे उसकी चीख निकल आई। जब ह्युनवू सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, डॉयल उसके ऊपर खड़ा हो गया जबकि उसके हैरान दोस्त बस देखते रह गए। ह्युनवू खांसने लगा और सांस लेने के लिए तड़पने लगा। डॉयल वो स्पीच देने लगा जो उसे याद करने को कहा गया था, ह्युनवू को बुली बुलाते हुए और उसे वार्न करते हुए कि आगे से किसी को चोट न पहुंचाए। पर फिर वो रुक गया और एक्सेप्ट किया कि वो बाकी का हिस्सा भूल गया है। ये सुनकर डोंग जियू चिल्ला पड़ा कि उसने उसे याद करने के लिए कहा था। तो डॉयल ने एंड अपने आप ही बना दिया। ह्युनवू से कह दिया कि चुपचाप रहे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद करे। फिर उसने एक स्पाइन चिलिंग वार्निंग दी, अगर तुम कभी दोबारा मेरे सामने खड़े हुए तो मैं उन सबको घसीट कर लाऊंगा जिनसे तुम प्यार करते हो, उन्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा और उसके बाद तुम्हारी जान ले लूंगा। इस बीच मीना अपनी आंखों में आंसू लिए ये सब देख रही थी और सोच रही थी, प्लीज मेरे लिए मत लड़ो। वो दीवार से टिक गई, एडमिरेशन से पूरी तरह डूब चुकी थी और इस क्रूअल कंपेटिटिव वर्ल्ड पर डीपली कमेंट कर रही थी। अगले दिन एक जिम में लिम यंग बम को एक शॉकिंग फोन कॉल आया। उसने सुना कि जंग ह्युनवू को सुमन हाई के स्टूडेंट्स ने पीट दिया है और अब वो हॉस्पिटल में है। यंग बम स्कॉफ करते हुए बोला, सुमान के बच्चों ने पक्का डरपोकों की तरह उस पर एक साथ हमला किया होगा और एक रिबेलियन स्टार्ट कर दिया होगा। उसने डिसाइड किया कि वो ये सब खुद हैंडल करेगा और उन कीड़ों को क्रश करने की कसम खाई। कुछ ही देर बाद यंग बम सुमन पहुंच गया और उसने सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लिया। फिर पूछा कि क्या सभी वहां मौजूद हैं। पार्क कांग-वुक ने नर्वसली कहा, हाँ। जब उसने यंग बम की तरफ देखा तो कांग-वुक को अजीब लगा कि कैसे सिर्फ 1 साल बड़ा होने के बावजूद कोई इतना डिफरेंट फील हो सकता है, जैसे सिर्फ उसकी फाइटिंग स्किल्स ने ही ईस्ट एशिया में उसका बड़ा नाम बना दिया हो। यंग बम ने नोटिस किया कि क्राउड में से अभी भी कुछ लोग मिसिंग हैं और पूछा कि बाकी लोग कहां हैं। पार्क कांग-वुक ने एक्सप्लेन किया कि पार्क सुंग यून और सेकंड ईयर्स उस पोर्क इंसिडेंट की वजह से हॉस्पिटल में हैं।
यंग बम ने उसे इग्नोर किया और जूडो ट्विंस के बारे में पूछा। स्टूडेंट थोड़ा हिचकिचाया और फिर आहिस्ता से बोला कि वो लोग भी हॉस्पिटल में हैं क्योंकि उनके टेस्टिकल्स फट गए हैं। यंग बम घूरता रहा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था और उसने पाक कैंग वुक से पूछा कि क्या ये किसी तरह का मजाक है। पर जब उसने स्टूडेंट्स का डर देखा तो वो स्नैप हो गया और उसकी चेस्ट पर एक जोरदार पंच मारा, फिर उसके बाल खींचे और उसमें कुछ अकल ठिकाने लगाने की थ्रेट दी। पाक कैंग वुक चिल्लाया कि काश ये कोई मजाक होता, पर उसने जो कुछ भी कहा वो एक भयानक सच था। यंग बम ने पाक कैंग वुक को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और गुस्से से हंसते हुए पूछा कि क्या वो ये सब एंजॉय कर रहा है। आखिरकार पाक कैंग वुक ने उसे इन सब के पीछे का नाम दे दिया, ट्रांसफर स्टूडेंट। उसने कहा कि डॉयल ही वो शख्स था जिसने पाक सियोंग-युन, जूडो ट्विंस और यहां तक कि जंग ह्यून वू को घसीटकर पीटा था। डर में उसने यंग बम को बताया कि ये सब उस ट्रांसफर स्टूडेंट ने किया है। इस बात ने तुरंत यंग बम का इंटरेस्ट जगाया और उसने पूछा कि वो लड़का अभी कहां है। इस बीच एक क्लासरूम में स्टूडेंट एक्टिविटीज के दौरान मीना अपने फोन में देख रही थी जिसमें डॉयल को ट्विंस को पीटते हुए उसकी एक पिक्चर थी। वो खुश थी कि उसकी खुद की लापरवाही की वजह से ही सही, पर उसकी डॉयल से मुलाकात तो हो गई। वो लगातार वीडियो स्क्रॉल करती रही, एडमायर करते हुए कि वो कितना हैंडसम था। फिर उसने एक क्लिप खोली जिसमें डॉयल खाना खा रहा था और उसे उसकी लापरवाही के लिए स्कोल्ड कर रहा था, पूछते हुए कि वो किसके साथ थी और किसी प्राइवेट जगह पर जान से मार देने की थ्रेट दे रहा था। मीना ने इन सब बातों को एक रोमांटिक इनवाइट में ट्विस्ट कर लिया और अंदर ही अंदर थ्रिलिंग फील करने लगी। उसी वक्त टीचर ने फिल्म क्लब के साइनअप्स की अनाउंसमेंट की। जब टीचर ने पूछा कि कौन ज्वाइन करना चाहता है, मीना अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाया और उसकी दोस्त ने भी वैसा ही किया। टीचर हैरान रह गया कि अचानक से उनका क्लब इतना पॉपुलर कैसे हो गया। मीना भी उतनी ही शौक थी कि हर कोई ज्वाइन करने के लिए इतना बेचैन क्यों था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ पढ़ाई की फिक्र रहती थी अब स्कूल के सबसे बड़े क्लब में आने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके ख्याल दूसरी तरफ बह गए और उसने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि डॉयल उसे मूवीज दिखाने ले जा रहा है। अंदर ही अंदर मीना चिल्ला रही थी कि डॉयल सिर्फ उसका है और बाकी सबको उससे दूर रहने की जरूरत है। रूम का माहौल बिल्कुल केओटिक हो गया क्योंकि स्टूडेंट्स एक स्पॉट पाने के लिए लड़ रहे थे और मीना की जेलसी ने इसे और भी खराब कर दिया था। इन सबसे दूर डॉयल चुपचाप बैठा हुआ मीना के बारे में और जानने की कोशिश कर रहा था, वही लड़की जो बार बार उसके आसपास दिख जाती थी। उसने डोंग जी यू से पूछा जिसने उसे थोड़ी बेसिक डिटेल्स दे दी। इससे डॉयल और भी सस्पिशियस हो गया। वो सोचने लगा कि क्या उसके बाप ने उस पर नजर रखने के लिए उसे भेजा है क्योंकि उसने उसे ब्लैक हेड ग्रुप में पहले कभी नहीं देखा था। डोंग जी यू ने फिर पूछा कि डॉयल ने कौन सा क्लब पिक किया है और ये सुनकर उसका ऑलमोस्ट दिमाग खराब हो गया कि उसने एनिमे क्लब चुना था। उसके लिए वो जगह ओटाकस के लिए एक होली ग्राउंड थी। तो डोंग जी यू भड़क उठा और बोला, डॉयल जैसे गुड लुकिंग और पॉपुलर बंदे का उसकी आखिरी सेफ स्पेस में घुसने का कोई हक नहीं बनता। ठीक तभी क्वॉन अपने ग्रुप के साथ वहां पहुंचा और बैंग ने डॉयल की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यही वो बंदा है जिसने जूडो ट्विंस को पीटा था। क्वॉन ने उसे चुप करा दिया क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो किसी छोटी मोटी बात के लिए वहां आया है। फिर उसने पूछा कि क्या डॉयल ही वो शख्स है जिसने जंग ह्यून-वू को पीटा था। बैंग ने डॉयल को एक पोर्क क्रेजी साइको बुलाया और हमारा प्रोटैगनिस्ट उस पर भड़क गया क्योंकि उसने उसके फेवरेट खाने की बेइज्जती की थी। जैसे ही एमसी और उसका क्रू आगे बढ़े, डोंग जी यू अभी भी डॉयल के एनिमे क्लब ज्वाइन करने को लेकर रो रहा था। उसका कहना था कि वो उसको क्लब में एक्सेप्ट नहीं कर सकता जबकि उसने सबसे बड़ी सीरीज तक नहीं देखी है। तभी अचानक डॉयल उठा और दौड़ने लगा। डोंग जी यू पैनिक हो गया, ये सोचते हुए कि शायद उसने डॉयल को अपसेट कर दिया है और जल्दी से बोला कि वो उसे क्लब में आने देगा, पर डॉयल जा नहीं रहा था। वो सीधा क्वॉन और उसके ग्रुप की तरफ दौड़ रहा था। बैंग और क्वॉन दोनों स्टंट थे कि डॉयल खुद चलकर उनके पास आ रहा था। बैंग ने गेस किया कि डॉयल जल्दी कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है, पर उसने तुरंत डिसाइड किया कि ये ट्रिक इल्ग्यांग पर काम नहीं करेगी। प्रोटैगनिस्ट ने एक्सेप्ट किया कि डॉयल स्ट्रांग है और बोला कि मर्दों के बीच बातों का कोई मतलब नहीं होता और अपना गार्ड रेस कर लिया। उसने डॉयल पर एक हैवी पंच फायर किया, पर डॉयल एक शॉकिंग स्पीड के साथ उससे बच निकला। रुकने के बजाय डॉयल आगे बढ़ता रहा और क्वॉन के बिल्कुल बगल से निकल गया। एमसी तुरंत उसके पीछे भागा। वो कंप्लीटली कंफ्यूज्ड लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉयल आखिर कर क्या रहा है। उसी वक्त सियोल मीना को पूरा यकीन था कि डॉयल ने एलीट फिल्म क्लब ज्वाइन किया होगा। उसके जैसे बंदे के एनिमे क्लब चूज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी अचानक डॉयल उसके ठीक सामने आ गया, जिससे उसकी चीख निकल गई। ये सरप्राइज इतना अचानक था कि वो एक बार फिर चिल्ला पड़ी। डॉयल ने डायरेक्टली डिमांड किया और पूछा कि वो आखिर है कौन और उसके पीछे क्यों पड़ी है। फिर उसने पूछा कि क्या उसके बाप ने उस पर नजर रखने के लिए उसे भेजा है। मीना ने इस बात को पूरी तरह गलत समझ लिया और किसी तरह इसे एक साथ फैमिली स्टार्ट करने की बात मान बैठी। दूसरी तरफ क्वॉन गुस्से से पागल हो रहा था कि डॉयल ने उसके अटैक को इग्नोर किया और वहां से भाग निकला। डॉयल ने कोल्डली मीना से कहा कि वो उसके बाप को बता दे कि वो कभी वापस नहीं जाएगा। ठीक तभी क्वॉन डॉयल को कीड़ा बुलाते हुए चार्ज करता हुआ आया। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने सीधा उसके सिर पर एक जोरदार किक स्विंग की। डोंग जी यू ने डॉयल का नाम चिल्लाया, उसे वार्न करने की कोशिश की। डॉयल ने मीना को पकड़ा और जमीन के करीब झुककर उसके साथ स्पिन किया, एक स्मूथ मूव में उस किक को डॉज करते हुए। मीना इन सब में फंसकर अजीब तरीके से खुश लग रही थी। क्वॉन ने डॉयल पर चिल्लाया कि डॉज करना बंद करे और बस मर जाए। मीना से जो कहना था वो कहने के बाद डॉयल एमसी की तरफ मुड़ा, जिसने उसे वार्न किया कि अब उसके भागने का चांस जा चुका है। वो उसका लगातार मजाक उड़ाता रहा, उसकी बातों को नॉनसेंस बताता रहा और उसे एक कीड़े की तरह ट्रीट करने लगा। फिर उसने डॉयल पर पंचेस की एक लगातार बारिश कर दी, पर डॉयल ने उन्हें बड़ी आसानी से हैंडल किया, हर हिट को ब्लॉक करते हुए या डॉज करते हुए। डॉयल बैकफायर करने ही वाला था कि तभी क्वॉन, जो सुमिन हाई का हेड ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स था, उसने बीच में आकर फाइट रोक दी। वो उन पर चिल्लाया, ये पूछते हुए कि दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं। क्वॉन ने इस इंटरप्शन से इरिटेट होकर जुबान क्लिक की। उसके लिए अडल्ट्स हमेशा सबसे खराब टाइम पर ही आते थे और सब कुछ बर्बाद कर देते थे। उसने डॉयल को बोला कि अभी मैटर ओवर नहीं हुआ है और प्रॉमिस किया कि वो स्कूल के बाद दोबारा मिलेंगे।
फिर वो अपने ग्रुप के साथ वहां से निकलने लगा, पर जैसे ही क्वान मुड़कर चलने लगा, डॉयल ने पीछे से रश किया और उसके सिर के पीछे एक जोरदार एल्बो दे मारी। हर कोई फ्रीज हो गया। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डॉयल स्टूडेंट अफेयर्स के ठीक सामने अटैक कर देगा। डॉयल ने उसे घूर कर देखा और उसे एक ऐसी पनौती बुलाया जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। प्रोटैगनिस्ट वहां शॉक में खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि डॉयल ने सच में उसे सबके सामने मारा था। पूरा क्राउड स्टन था, स्पेशली बैंग जो ये सब खौफ में देख रहा था। डोंग जीयू को रियलाइज हो गया कि डॉयल ने दूसरे स्कूल के लीडर को सरप्राइज अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो जानता था कि किसी इलग्यांग स्टूडेंट को चोट पहुंचाने का मतलब था कि ट्रांसफर स्टूडेंट का अब गेम ओवर है। डर के मारे वो सोचने लगा कि अब क्या होगा जब डॉयल ने बाकी सबसे निपटने से पहले ही सीधा लीडर पर हाथ डाल दिया है। कहीं और इस सब का असर पहले ही दिखना शुरू हो गया था, जहां कोई एक चेयर से बंधा हुआ बैठा था। एक बड़ा टैटूड आदमी और एक औरत उसे गर्म पानी से टॉर्चर कर रहे थे और दर्द से चीखने पर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उस बड़े आदमी ने गुस्से में अपने क्रू को गालियां दी कि उन्होंने उसके इतना कुछ करने के बाद भी उसे धोखा दिया। फिर वो एक जलती हुई सिगरेट लेकर उस बंधे हुए शख्स के पास गया और उसे याद दिलाया कि उसने क्या प्रॉमिस किया था कि अगर वो कभी पकड़ा गया तो वो उसकी आंखें नोच लेगा। ठीक तभी उसका फोन बजा और इस तरह इंटरप्ट होने पर वो भड़क गया। उसने फोन उठाया और सुना कि सुमिन हाई में क्वान को पीटा गया है। कॉल करने वाला इलग्यांग हाई का नंबर 2 था। कहीं और डोंग जीयू ने डॉयल को एक्सप्लेन किया कि आखिर ये 12 नेशनल डेलिंक्वेंट्स हैं क्या, पूरे देश के 12 सबसे पावरफुल ट्रबल मेकर्स का एक ग्रुप। डॉयल ने इसे बच्चों वाली चीज बोलकर डिसमिस कर दिया और सोचने लगा कि हर कोई इस बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहा है, जबकि वो पहले से ही बाथरूम्स क्लीन करने की सजा पर अनॉयड था। डोंग जीयू उसे लगातार डांट रहा था, ये कहते हुए कि ये कितनी क्रेजी बात है कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट ने आते ही सेकंड फ्लोर के बाथरूम को पूरे एक हफ्ते तक साफ करने की सजा कमा ली है। डॉयल ने बस उसको भाड़ में जाने को बोला। इस बात ने डोंग जीयू को भड़का दिया। उसने डॉयल को वार्न किया कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि ये कितना सीरियस मैटर है। उसने 12 नेशनल डेलिंक्वेंट्स के साथ पंगा ले लिया था और अब फर्स्ट पुलिस स्क्वाड उनके लिए आ रही थी। उस स्क्वाड से भी ज्यादा खतरनाक कोई जिन संग इल नाम का बंदा था। डोंग जीयू ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था और फर्स्ट स्क्वाड डेफिनेटली फुल फोर्स में वापस आएगी। डॉयल ने इस बात का मजाक उड़ाया, ये पूछते हुए कि वो डरावने कैसे हो सकते हैं जब उन्होंने अभी तक किसी को काटकर टुकड़े टुकड़े भी नहीं किया है। फिर उसने डोंग जीयू को याद दिलाया कि ये सब उस जॉब की वजह से शुरू हुआ जो डोंग जीयू ने उसे दी थी और अब ये सब बस एक सिर दर्द बन चुका था। डॉयल ने कहा कि वो इन सब से पक चुका है और इसके बजाय एक पार्ट टाइम जॉब करना पसंद करेगा। डोंग जीयू ने उसका माइंड चेंज करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि यहाँ की पे किसी भी और जगह से बेहतर थी और इसके साथ सेवरेंस भी मिलता था। डॉयल ने उसे फिर से वहां से निकल जाने को कहा। डोंग जीयू स्टन रह गया कि उसकी इतनी फिक्र करने के बाद भी डॉयल ने उससे इस तरह बात की। एंड में वो फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चला गया। जैसे ही वो सड़क पर आगे बढ़ा, एक बड़े लड़के ने उसे रोका, उसके सिर पर एक थप्पड़ मारा और हेलो ना बोलने के लिए उसे डांटा। जब डोंग जीयू ने गुस्से से उसे घूरा तो उस आदमी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जान से मारने की थ्रेट दी। पर डोंग जीयू को अपने दिमाग में पता था कि अगर किसी ने भी लिमिट क्रॉस की तो डॉयल आकर उससे निपट लेगा। इसलिए उसने तुरंत अपनी टोन स्विच की, हंसते हुए बात टाल दी और बोला कि वो बस अपने एक दोस्त के साथ मजाक कर रहा था। डोंग जीयू आगे बढ़ता रहा, पिछले कुछ पीसफुल दिनों के बारे में सोचते हुए। स्टूडेंट्स सच में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। यहां तक कि जमाने बाद पहली बार एक साथ स्नैक शॉप पर जाने की प्लानिंग भी कर रहे थे। वो लोग बिना पिन्स वाली चेयर्स और बिना डर के जिम क्लोथ्स पहनने के बारे में बात करते थे। पर डोंग जीयू जानता था कि वो शांति अब खत्म हो चुकी है और रियलिटी वापस आ चुकी है। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि क्या वो उस लड़के को जानता है जो थोड़ी देर पहले गेट पर देखा गया था। डोंग जीयू डर के मारे अकड़ गया, जबकि उसके बगल में खड़ा आदमी ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे ये सब एक मजाक हो। बुली अभी भी गुस्से में था। उसकी गर्दन में दर्द हो रहा था जब वो सोच रहा था कि डॉयल कहां चला गया और इस बात ने उसका गुस्सा और बढ़ा दिया। बाद में उन्होंने डोंग जीयू को जमीन पर गिरा लिया, उसे घेर लिया और वो बुरी तरह कांप रहा था, कसम खाते हुए कि उसे सच में नहीं पता कि डॉयल कहां है। उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और एमसी ने उसे इतनी जोर से लात मारी कि उसके चश्मे उड़कर दूर गिरे। फिर उसने उसकी खोपड़ी तोड़ने की थ्रेट दी और उसे अभी के अभी डॉयल को कॉल करने का ऑर्डर दिया। अपनी खून से लथपथ नाक पकड़े हुए डोंग जीयू ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला, पर डॉयल को कॉल करने के बजाय उसने 112 डायल करने की कोशिश की। उन्होंने तुरंत पकड़ लिया और उसे बुरी तरह कुचलना और पीटना शुरू कर दिया, ये हंसते हुए कि पुलिस उसकी कोई मदद नहीं करने वाली। पिटाई चलती रही जब उन्होंने एक फेक यूजलेस कॉप होने के लिए उसका मजाक उड़ाया। कहीं और डॉयल एक बर्गर प्लेस पर जॉब इंटरव्यू के लिए गया था। ओनर ने देखा कि उसके पास कोई पार्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं था और उसने उसका बिजार रिज्यूमे पढ़ा। उसकी लिस्टेड स्किल थी हैंड टू हैंड कॉम्बैट, उसकी हॉबी थी वेपन केयर और डॉयल ने यहां तक ऐड किया था कि वो सर्टिफिकेट्स फेंकने में काफी अच्छा था। ओनर उस रिज्यूमे को घूरता रहा और पूछा कि कोई भला सर्टिफिकेट्स फेंकने को स्किल कैसे लिस्ट कर सकता है। धीमी आवाज में उसने सोचा कि डॉयल पक्का दिमाग से पागल है, भले ही वो दिखने में ठीक लग रहा हो। उसने डॉयल को बताया कि ये रिज्यूमे सच में वाइल्ड है, पर ये एक बर्गर की दुकान है। उन्हें किसी ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है जिसका टैलेंट पेपर्स फेंकना हो। ठीक तभी 2 बड़े आदमी अंदर आए। ओनर ने उन्हें तुरंत रेगुलर ट्रबल मेकर्स की तरह पहचान लिया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने डॉयल को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ये जॉब उसके लिए नहीं है। हालांकि उसने बाद में एक फ्री बर्गर ऑफर किया, पर उनमें से एक आदमी तुरंत चिल्लाने लगा कि उनके बर्गर खाने से उसके पेट में भयानक दर्द होता है। उसने फोन में एक फोटो दिखाई और क्लेम किया कि उसके लेटस में एक कॉकरोच था। पास बैठा एक कस्टमर अपने खाने को लेकर नर्वस हो गया, पर ओनर ने बड़ी शांति से कहा कि फोटो में दिखने वाली वो ब्लैक चीज बस एक ऑलिव है। वो बड़ा आदमी कंटिन्यूअसली सीन क्रिएट करता रहा और ओनर ने उससे पूछा कि वो हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करता है। उस आदमी ने मजाक उड़ाया कि जब भी वो वहां खाता है तो उसका इतना वेट लूज हो जाता है जैसे वो किसी डाइट पर गया हो। इन सब से थककर ओनर पीछे जाकर बात करने और मैटर को सेटल करने पर अग्री हो गया। फिर उसने अपनी एम्प्लॉई सालजी को बुलाया और उसे रजिस्टर से 300,000 वॉन निकालने को कहा,
जबकि वो उस आदमी को अंदर ले गया। वो बंदा चिल्लाया कि ये एक फिजिकल असॉल्ट है और ओनर को एक माइनर पर हाथ उठाने के लिए रिपोर्ट करने की थ्रेट दी। डॉयल ने जानबूझकर उससे अपना कंधा टकराया और ऐसे चौंकने की एक्टिंग की जैसे उसे कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या चल रहा है। दूसरी तरफ जिन लड़कों ने डोंग जियू को पीटा था, उन्होंने डिसाइड किया कि डॉयल और डोंग जियू क्लोज नहीं हो सकते। डोंग जियू के पास तो उसका नंबर तक नहीं था। यंग बम गुस्से से आग बबूला था। मेन गेट पर लगातार नजर रखने के बाद भी डॉयल किसी न किसी तरह निकल चुका था। डोंग जियू को जमीन पर बुरी तरह पिटा हुआ देखने के बाद उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया और उसे वहां बेहोश छोड़ दिया। किसी दूसरी जगह पर इल्यांग हाई का नंबर 2 लिन जोंगजन ने पूछा कि क्या कलेक्शन टीम को ठीक से ट्रेन किया गया है या नहीं। रैंक 5 पर आने वाले चॉय हो चांग ने बताया कि आज से कलेक्शन अमाउंट 50 तक बढ़ जाएगा। उसने ये भी कहा कि उसने उन्हें लड़कों के लिए काफी खाना लाने को बोल दिया है और जोंगचन अग्री हुआ कि ये सेंस बनाता है। जोंगचन ने सजेस्ट किया कि वापस लौटने से पहले उन्हें एक बार एरिया चेक कर लेना चाहिए, पर वो और डॉयल एक दूसरे के बगल से गुजर गए बिना किसी की नजर पड़े। जब वो बर्गर प्लेस के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो दोनों ट्रबल मेकर जमीन पर खून से लथपथ और पूरी तरह से बेहोश पड़े थे। स्मर्क करते हुए जोंगचन सोचने लगा कि आखिर किसमें इतना दम था जिसने ये किया। अंदर वर्कर्स और कस्टमर्स पूरी तरह स्टंट थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या और कैसे किसी ने उन दोनों को इतनी आसानी से उठाकर फेंक दिया जैसे कोई फ्रेंच फ्राइज फेंक रहा हो। वहां हर किसी की बातों से जोंगचन ने फिगर आउट कर लिया कि अटैकर रेस्टोरेंट का स्टाफ नहीं था और उसने सोचा कि कहीं ये सोडोंग क्रू का कोई बंदा तो नहीं। एक छोटे से पॉज के बाद जोंगचन ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि उस स्टूडेंट को पकड़कर लाओ जो अभी अभी सुमिन हाई की यूनिफॉर्म में यहां से निकला है। फिर वो उन पर चिल्लाया कि अभी मूव करो। इस बीच डॉयल बाहर सड़क पर इस महीने के खर्चों के बारे में सोचते हुए चल रहा था। तभी अचानक डोंग जियू उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उसकी सांस फूल रही थी और उसका चेहरा चोटों से भरा हुआ था। हिचकिचाते हुए डोंग जियू ने कहा कि उसने सुना था कि आज एक पार्ट टाइम इंटरव्यू था, इसलिए वो बस यहां चला आया। ऐसी हालत में होने के बावजूद डोंग जियू थोड़ा मुस्कुराया। उसे इस बात का रिलीफ था कि डॉयल ठीक है। डॉयल ने उसे एक हार्ड लुक दिया और पूछा कि वो फिर से कहां पिट कर आ गया। ठीक तभी जोंगचन के आदमी दौड़ते हुए डॉयल के पीछे आए। उनमें से एक कंप्लेन कर रहा था कि वो कितना तेज चलता है। चॉय हो चांग आगे आया और कहा कि वो इल्यांग हाई स्कूल से है और डॉयल को 1 सेकंड के लिए यहां आने को कहा। उसने अपनी उंगली टेढ़ी की उसको आवाज इग्नोर करने पर मॉक करते हुए। डॉयल ने रिएक्ट नहीं किया। उसके बजाय उसने बड़े शांत ढंग से डोंग जियू से पूछा कि क्या वो 50,000 वॉन वाला ऑफर अभी भी खड़ा है। डोंग जियू ने एक वीक स्माइल के साथ मजाक में पूछा, क्या उसको सेवरेंस भी चाहिए था। इस जवाब ने हो चांग को भड़का दिया। उसने डॉयल को एक स्किनी पंक बुलाया और भड़कते हुए पूछा कि क्या वो किसी की बात सुनता भी है। उसने डिसाइड किया कि एक क्विक बीटिंग के बाद डॉयल ऑटोमेटिकली ध्यान देने लगेगा, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, डॉयल ने अपने हाथ का कप सीधा उसके चेहरे पर फेंक मारा। उसका हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर बुरी तरह पटक दिया। हो चांग दर्द से चीख पड़ा जबकि डॉयल रुका नहीं। उसने उसे नीचे दबा लिया और उस पर लगातार ब्रूटल पंचेस बरसाना शुरू कर दिया। उसके दोस्त बस हॉरिफाई होकर घूरते रह गए जब डॉयल ने पीट पीट कर उसके होश उड़ा दिए। जब डॉयल आखिरकार रुका तो उसने एक सांस ली और वहां से चल दिया। बाकी दोनों आदमियों को इतना डरा हुआ छोड़कर कि उनसे हिला भी नहीं जा रहा था। फिर वो डोंग जियू के सामने रुका और दोबारा पूछा कि क्या इस जॉब में कोई परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। बाद में डॉयल और डोंग जियू खाना खाने बैठे। डोंग जियू ने एक स्पेशल नूडल डिश खानी शुरू की और उसे एक लेजेंडरी मास्टरपीस बुलाया। उसने कहा कि इस प्राइस रेंज में किसी भी नॉर्मल रेस्टोरेंट में इस डिश को बीट करने वाली कोई चीज नहीं है। फिर पूछा कि डॉयल को कैसा लगा। डॉयल ने कहा कि अगर इसके साथ फ्राइड पोक होता तो ये और बेहतर होती और डोंग जियू तुरंत चिल्लाया कि ये दोनों चीजें एक साथ बिल्कुल मैच नहीं करती। डॉयल ने उस बात को इग्नोर किया और सीधे बिजनेस पर वापस आते हुए पूछा कि आखिर परफॉर्मेंस बोनस कितना होगा। फ्लस्टर होकर डोंग जियू ने कहा कि उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो डॉयल ने अपना खुद का प्राइस बता दिया, 5 मिलियन वॉन। डोंग जियू ने शौक के मारे अपना खाना बाहर थूक दिया और डॉयल ने एक और कंडीशन ऐड की। ये जॉब 1 हफ्ते के अंदर फिनिश होनी थी। वो जॉब थी इल्यांग हाई स्कूल गैंग को पूरी तरह मिटाना। डोंग जियू इस तरह जोरों से हंसने लगा जैसे डॉयल ने दुनिया की सबसे डम्बेस्ट बात कह दी हो। जब उसने पूछा कि डॉयल को इतने पैसों की जरूरत क्यों है, तो डॉयल ने उसे याद दिलाया कि उसके बाप ने उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। डोंग जियू ने उस बात को इग्नोर कर दिया, ये सोचते हुए कि क्या वो ब्लैकहेड ग्रुप इसमें फिर से इन्वॉल्व था, और फिर उस मैस के लिए डॉयल को ही ब्लेम करने लगा जिसमें वो रह रहा था। डॉयल ने फायर बैक किया और डोंग जियू को डांटते हुए कहा कि तू अमीर होने के बावजूद इन लोगों से हर वक्त पिटता रहता है। उसने उसे किसी ऐसे प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफर लेने को कहा जहां बुलीज ना हो और पूछा कि क्या उसके पेरेंट्स सच में उसके चेहरे पर ऐसे निशान देखकर कुछ नहीं कहते। डोंग जियू ने जवाब दिया कि उसके पेरेंट्स अभी कोरिया में नहीं है। डॉयल ने उसे बोला कि बेवकूफों की तरह पिटना और फिर 32 आई दिखाना बंद कर। यही एग्जैक्ट वजह है कि लोग हमेशा उसका यूज करते रहते हैं। अपना खाना फिनिश करने के बाद डॉयल ने उसे थैंक्स कहा और बोला कि वो निकल रहा है, जिसने डोंग जियू को थोड़ा ऑफ गार्ड पकड़ा। जैसे ही डॉयल वहां से जाने लगा, डोंग जियू ने बाय वेव किया और उसे सेफली घर पहुंचने को कहा। वापस जाते रास्ते में डॉयल एक बार फिर मीना से टकरा गया और हैरान होकर सोचने लगा कि ये लड़की हर जगह कहां से आ जाती है, जबकि मीना इसे अपने लिए बहुत लकी मान रही थी। कहीं और लिम जोंगचन गुस्से में अपने क्लेंच किए हुए हाथों के साथ अपने उन घायल आदमियों के ऊपर खड़ा था। उसने उन्हें अभी के अभी सुमिन हाई के पार्क कांगवोक को कॉल करने का ऑर्डर दिया और फिर पूरी जान लगाकर जोरों से चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारा। इस बीच पार्क कांगवोक अपने घर के बाथरूम में चिल्ला रहा था और सोच रहा था कि क्यों लोग उसे बार बार इन पंगों में घसीट रहे हैं। इल्यांग हाई सोल के 3 सबसे वर्स्ट डिलिंक्वेंट स्कूल्स में से एक था, जो पूरे साउथ वेस्ट एरिया को कंट्रोल करता था। ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास या तो जुवेनाइल रिकॉर्ड्स थे या फिर वो नोन ट्रबल मेकर्स थे। स्कूल इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था कि स्टूडेंट्स का अपना एक अलग स्मोकिंग रूम था। यहां तक कि टीचर्स भी क्रुकेट थे, जो रिश्वत लेते थे और लॉ तोड़ते हुए स्टूडेंट्स को देखकर अपनी आंखें फेर लेते थे। ऐसी रूमर्स भी थीं कि वहां का प्रिंसिपल पहले एक गैंगस्टर हुआ करता था।
पर वहां की सबसे बड़ी प्रॉब्लम था 12 नेशंस गैंग और उसका लीडर बेसी चोल। बेसी चोल ने ब्रूट फोर्स का यूज करके स्कूल के सभी अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ मिला दिया था और अब वो स्कूल के थ्रू हर तरह के इलीगल तरीकों से पैसे कमाता था। मोटरसाइकिल चोरी, इंश्योरेंस स्कैम से लेकर माइनर्स से करवाए जाने वाले सेक्स क्राइम्स, एक्सटॉर्शन, रेस्टोरेंट्स को धमकियां देना और भी बहुत कुछ। लोगों का कहना था कि साइचोल इतना ब्रूटल था कि शायद उसने पहले किसी का खून तक किया हो। इस बीच डोंग जियू पैनिक करते हुए डॉयल के साथ चल रहा था, ये सोचते हुए कि क्या डॉयल समझ भी रहा था कि वो लोग सीधा खतरे के मुंह में जा रहे हैं। उसने पूछा कि डॉयल को वो अजीब से मास्क मिले कहां से, और डॉयल ने पलटकर सवाल किया कि डोंग जियू अपने साथ एक वेपन क्यों कैरी कर रहा था। बड़े शांत ढंग से डॉयल ने कहा कि उसकी बुलेट्स रबर की हैं। फिर उसने एक अजीब सी टिप दी, तुम्हारी बॉडी वही है जिसे तुम लगातार यूज करते हो, इसलिए इसका ध्यान रखो। इसके ठीक बाद उसने डोंग जियू को उस 5 मिलियन वॉन के बोनस की याद दिलाई और डोंग जियू उस पर चिल्लाया कि ये बकवास बातें बंद करें। डोंग जियू ने उसे वापस लौटने की भीख मांगी, ये कहते हुए कि इल्यांग इतना खराब था कि लोकल कॉप्स भी इस बात का मजाक उड़ाते थे कि वहां से कितनी रिपोर्ट्स आती हैं। डॉयल ने कहा कि तब तो ये और भी बेटर है, जिस बात ने डोंग जियू को और ज्यादा कंफ्यूज और डरा दिया। जब वो वहां पहुंचे, डॉयल चलकर एक स्टूडेंट के पास गया और ब्लंटली पूछा कि क्या वही बेसी चोल है जिसने उसके आसपास खड़े सभी लोगों को स्टन कर दिया। उस स्टूडेंट ने उसकी सुमिन स्कूल की यूनिफॉर्म देखी और उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो इतना पागल है कि उनके लीडर का नाम इस तरह से ले रहा है। किसी जवाब का वेट किए बिना डॉयल ने उस स्टूडेंट के पैर में गोली मार दी। फिर उसने उसके सिर पर एक रबर बुलेट फायर की और उसे तुरंत नीचे गिरा दिया। दूसरा स्टूडेंट फ्रीज हो गया और गुस्से में पूछने लगा कि ये लूनेटिक आखिर है कौन। डॉयल ने कुछ नहीं कहा। जब उस स्टूडेंट ने उस पर रश किया तो डॉयल ने उसे अपने पैर से ब्लॉक किया और राइफल से उसके पैर में ही गोली मार दी। फिर उसने वही राइफल पूरी ताकत से उस स्टूडेंट के कंधे पर दे मारी, उसकी हड्डी तोड़ दी जिससे वो दर्द से चीखने लगा। उसे पूरी तरह ओवरपावर करने के बाद डॉयल ने उसे पकड़ा, राइफल उसके सिर पर पॉइंट की और उसे ऑर्डर दिया कि वो साइचोल को लेकर आए। स्कूल के किसी दूसरे हिस्से में लिम यंग बम अभी भी डॉयल के पहले वाले हिट की वजह से चक्कर खा रहा था और उस स्नीकी मादरचोद को गालियां दे रहा था। उसने सोचा कि अगर आज कलेक्शन का दिन नहीं होता तो वो पहले ही डॉयल को हंट कर चुका होता। तभी उसे आसपास गनशॉट सुनाई दिए। एक स्टूडेंट पैनिक में दौड़ता हुआ आया और उसे बताया कि कुछ सीरियसली रॉन्ग हो गया है। यंग बम ने पूछा कि क्या उनका लीडर आ चुका है, पर सांस फूलते हुए उस स्टूडेंट ने कहा कि सुमिन स्कूल का वही बंदा जिसके साथ कल उनकी फाइट हुई थी वो वापस आ गया है। दूसरी जगह पर लिम जोंगचान को अपने एक बंदे का कॉल आया, पर उसको सिर्फ स्पाई और वेपन जैसी घबराहट भरी बकवास बातें ही सुनाई दी। जोंगचान अपना पेशेंस खो बैठा और उस पर चिल्ला पड़ा कि क्लियर आवाज में बता कि चल क्या रहा है। पार्क कांगवुक बुरी तरह से यही सोच रहा था कि इन सब का उससे कोई लेना देना नहीं है। डॉयल पूरे स्कूल में तूफान की तरह फैल गया और हर जगह जोंगचन के आदमियों को इंजर्ड छोड़ दिया। एक हॉलवे में डॉयल ने एक लड़की को कॉर्नर किया और पूछा कि क्या वो साइचोल है। वो चिल्लाई नहीं और डोंग जियू ने जल्दी से उसे बताया कि बेसी चोल एक लड़का है। डॉयल ने उसे एक कोल्ड लुक दिया और कहा कि उसको ये बात थोड़ा पहले बतानी चाहिए थी। ठीक तभी किसी ने पीछे से उस पर एक जूस बॉक्स फेंका, पर उसने उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लिया। उसके बाद वहां के स्टूडेंट्स उसको पूरी तरह इंसेन बुलाने लगे। यंग बम अपने क्रू के साथ वहां आया और डिसबिलीफ में इस बिखरे हुए मेस को घूरता रह गया। वो सोच रहा था कि आखिर डॉयल सच में है कौन। उसने डॉयल पर चिल्लाते हुए पूछा कि क्या वो सीधा एनिमी टेरिटरी में आने के लिए अपना दिमाग खो चुका है। जैसे ही स्टूडेंट्स हर तरफ से घेरने लगे, डॉयल ने बैकफायर करने की कोशिश की, पर उसकी रबर बुलेट्स खत्म हो चुकी थीं। इसलिए उसने राइफल गिरा दी और नंगे हाथों फाइट करने के लिए तैयार हो गया। लिम यंग बम ने डॉयल को फकर बुलाकर गालियां दी, उसे पागल बुलाया और पूछा कि क्या उसे मरने का बड़ा शौक चढ़ा है। फिर यंग बम ने एक पंच के साथ उस पर चार्ज किया, पर डॉयल ने उसे आसानी से ब्लॉक कर लिया और अपना हाथ कपड़ों के अंदर कुछ इस तरह ध्यान से डाला जैसे वो कुछ बाहर निकालने वाला हो। इसने यंग बम को 1 सेकंड के लिए फ्रीज कर दिया, ये सोचते हुए कि आखिर ये किस तरह की ट्रिक है। डॉयल ने सपाट आवाज में कहा कि ये सिर्फ एक फेक आउट था और फिर सीधा उसके पेट में एक हार्ट किक जड़ दी। इस बीच इल्यांग हाई स्कूल के एनेक्स में एक नई टीचर जिसका नाम हा जुंगजू था, इस केओस को देख रही थी और उसने कहा कि उन्हें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। एक दूसरे टीचर ने उसे स्टूडेंट्स के मामले से दूर रहने को कहा और प्रिंसिपल के ऑर्डर्स याद दिलाए। फिर भी उसने एक्सेप्ट किया कि उसने इतने खराब हालात कभी नहीं देखे थे, यहां तक कि बेसी चोल वाले इंसिडेंट के दौरान भी नहीं। तभी सिक्योरिटी कैमरा की फीड अचानक डेड हो गई। कुछ ही देर बाद उनके फोन्स के सिग्नल्स भी गायब हो गए, जिससे दोनों टीचर्स चिंता में पड़ गए कि आखिर हो क्या रहा है। कहीं और जिम में एक ह्यूज स्टूडेंट कैजुअली 200 किलोज उठा रहा था, जबकि बाकी लोग औ और डर के साथ उसको देख रहे थे। अपना सेट कंप्लीट करने के बाद उसने प्रोटीन शेक पिया और पूछा कि क्या चल रहा है। उसके एक फॉलोअर ने बताया कि सभी एग्जीक्यूटिव्स को 20 मिनट्स के अंदर वापस स्कूल आने का ऑर्डर दिया गया है। जब उसने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि एक स्पाई अंदर घुस आया है। यह पार्क जिनवू था, इल्यांगहाई का नंबर 3। स्टोरी फिर पास्ट में जंप करती है, जब यंग बम को बताया गया था कि उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट है। वो एक बॉर्न फाइटर था और लोगों का कहना था कि उसकी फिस्ट भगवान की देन थी, जब उसने अकेले ही बड़े स्टूडेंट्स के पूरे एक ग्रुप को गिरा दिया था। यंग बम ने बाकी सब की तरह जीने से इनकार कर दिया था। वो छुपा नहीं सकता था कि जो लोग उसके लेवल के नहीं थे उनको नीची नजर से देखना उसको कितना पसंद था। प्रेजेंट में वापस आकर वो डॉयल के सामने था और अभी भी एक भी हिटलैंड नहीं कर पा रहा था। डॉयल की लॉन्गर रीच उसे रेंज से बाहर रखती थी। फिर भी यंग बम बार बार उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, ये होप करते हुए कि डॉयल डॉज नहीं कर पाएगा। उसने एक स्ट्रेट पंच मारा, पर डॉयल एक झटके में उससे बच निकला। फिर डॉयल ने एक ब्रूटल पंच के साथ जवाब दिया जिसने यंग बम को जमीन पर गिरा दिया। ये एक क्रशिंग लॉस था। यंग बम ने उठने की कोशिश की, पर डॉयल ने उसे कोई टाइम नहीं दिया और सीधा उसके फेस पर एक किक दे मारी। किसी तरह यंग बम उससे बाल बाल बचा। गुस्से और घबराहट में वो सोचने लगा कि ये बंदा आखिर है कौन, जो अचानक से कहां से टपक पड़ा। उसने पहले कभी ये नाम नहीं सुना था, पर उसे याद आया जब डॉयल ने पूरी ताकत से एक सॉकर बॉल उसकी तरफ मारी थी।
तभी यंग बम को खौफ के साथ रियलाइज हुआ कि डॉयल सच में उस किक से उसकी जान लेना चाहता था। किम डॉयल ने उसके रिफ्लेक्सेस की तारीफ की और कोल्डली कहा कि वो एक्चुअली उसे फकिंग बर्बाद करने का एम कर रहा था। उसने ऐड किया कि एक बार ये फाइट शुरू हो गई तो भीख मांगने का कोई फायदा नहीं। यंग बम का एंड पहले से ही तय था। डॉयल ने उसके पैरों से शुरुआत करने का डिसाइड किया ताकि वो सेफ बचकर चल न सके। यंग बम ने भड़कते हुए पलटकर जवाब दिया, पूछा कि कोई अनजान नोबडी ऐसी बकवास कैसे कर सकता है। अब पूरी तरह से फ्यूरियस होकर उसने डिमांड की कि क्या डॉयल को समझ भी आ रहा है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। फिर उसने उसे वर्थलेस गार्बेज बुलाया और दोबारा अटैक कर दिया, अभी भी चिल्लाते हुए कि डॉयल उसके टर्फ में आकर हवा में उड़ रहा है। यंग बम लगातार स्विंग्स करता रहा, पर डॉयल ने ब्लो को इजीली अवॉइड किया और उससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मार दिया। उसके बाद फास्ट और हैवी पंचेस की एक लगातार बारिश आई, जिसके बाद चेहरे पर एक और हार्ड शॉट लगा जिसने उसे वापस जमीन पर गिरा दिया। यंग बम ने खून खांसते हुए खुद को उठाया और डॉयल ने उसका मजाक उड़ाया कि वो बस एक हाई स्कूल का बच्चा है। यंग बम अपने फॉलोअर्स पर चिल्लाया जो वहां बस खड़े थे और उन्हें ऑर्डर दिया कि डॉयल को तुरंत पकड़ लें, पर उनमें से कोई नहीं हिला। वो आगे आने से डर रहे थे। इस बीच सुमान हाई स्कूल में लिम जोंग चन लगातार किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। सुमान के स्टूडेंट्स नर्वसली फुसफुसाने लगे जब उन्होंने इलग्यांग के स्टूडेंट्स को, जिसमें लिम जोंग चन भी था, अपने स्कूल के अंदर देखा। फिर एक शख्स आगे आया, सुमान का स्ट्रिक्ट टीचर, और पूछा कि वो बार बार कैंपस में चुपके से क्यों आ रहे थे। उसने उन्हें अपने पास आने को कहा। उन्होंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और आगे चलते बने। इग्नोर किए जाने पर गुस्सा आकर उस टीचर ने उन्हें डिसरिस्पेक्टफुल बुलाया। जोंग चन रुका और शांति से पलटकर उसकी तरफ मुड़ा। टीचर ने पूछा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और वो दूसरे स्कूल्स में क्यों घुसते रहते हैं। बिना किसी वार्निंग के जोंग चन ने एक चाकू निकाला और उस टीचर के पेट में घोंप दिया। फिर उसने उसे घूर कर देखा और वार्न किया कि एक टीचर जैसी अकड़ दिखाने से पहले उसे पता होना चाहिए कि वो किसके साथ डील कर रहा है। टीचर डर से फ्रीज हो गया, बोल नहीं पाया। जो कुछ भी हुआ उससे पूरी तरह शॉक्ड और टेरिफाइड था। फिर जोंग चन ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया और सार्कास्टिकली पूछा कि क्या वो मरना चाहता है। जोंग चन शांति से अपने एक आदमी के पास चलकर गया और उस ब्लडी चाकू को उसके हाथ में ऐसे रख दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि वो टीचर स्टंट साइलेंस में खून से लथपथ पड़ा था। फिर जोंग चन ने अपने एक आदमी को कन्फ्रंट किया और उस पर टीचर को स्टैब करने का इल्जाम लगाया। उसने उन्हें ऑर्डर दिया कि हर स्टूडेंट का फोन ले लो, उन सबकी तलाशी लो और फिर सदर्न पुलिस स्टेशन में टीम लीडर पाक चोंग सिक के हवाले कर दो। कोल्डली उसने कहा कि सजा 2 साल और 6 महीने से ज्यादा नहीं होगी, और डर के मारे उन्होंने उसकी बात मान ली। फिर जोंग चन और उसके आदमी डॉयल के पास वापस निकल पड़े। डॉयल ने पिटे हुए यंग बम का मजाक उड़ाया और उसे कहा कि अगर वो हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर नहीं रहना चाहता तो अपना रिहैब ठीक से करे। यंग बम जिद में हंस पड़ा, जिसने डॉयल को इतना अनॉय कर दिया कि उसने उसकी कलाई तोड़ने की थ्रेट दे दी। जमीन पर पड़े हुए यंग बम ने किम डॉयल को वार्न किया कि उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो किस तरह की मुसीबत में फंसा है, और पूछा कि क्या उसे पता भी है कि उनका लीडर कितना डेंजरस है। डॉयल ने इसे इग्नोर कर दिया और बस ये पूछा कि क्या लीडर बासी चियोल है। यंग बम जिद पर अड़ा रहा कि डॉयल इस वजह से मरने वाला है, पर डॉयल ने उसे बकवास बोलकर टाल दिया और दोबारा पूछा कि बैसी चियोल कहाँ है। ठीक तभी किसी नए बंदे ने डॉयल का नाम पुकारा और उस पर किक मारी। ये पाक जिनवू था, स्कूल का नंबर 3, पूछते हुए कि क्या डॉयल ही वो था जिसने उसके दोस्त की ट्रेनिंग बर्बाद की थी। डोंग जी यू खौफ के साथ देख रहा था। बेशक डॉयल के सर पर एक डेडली किक लगी थी, पर डॉयल ने उसे अपने हाथ से ब्लॉक कर लिया था। फिर उसने इस नए बंदे से वही चीज पूछी, क्या तुम बैसी चियोल हो। जिनवू ने हाँ कहा और डोंग जी यू तुरंत चिल्ला पड़ा कि वो साफ झूठ बोल रहा है। स्टोरी एक बारिश वाली रात में बुसान की तरफ कट होती है। 3 आदमी खून से लथपथ और टॉर्चर के निशानों के साथ उल्टे लटके हुए थे। उनमें से एक कोंगचा था, नेशनल यूनियन ग्रुप का नंबर 4। किसी ने उनके लीडर को फोन पकड़ाया और लाइन पर एक आवाज ने पूछा कि ये किसने किया। जवाब था किम डॉयल। वो कॉलर बैसी चियोल था, 12 नेशंस का लीडर। स्कूल की तरफ वापस आते हैं। डॉयल ने क्लीनिंग सप्लाईज पकड़ी और जिनवू की आंखों में ग्लास क्लीनर स्प्रे करके उस पर अटैक कर दिया। जिनवू ने जोर से स्विंग किया, पर डॉयल ने आसानी से डॉज किया और एक क्लीनिंग रैग उसके चेहरे पर दे मारा। जिनवू के आदमी शॉक में घूरते रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उनके पावर हाउस लीडर को जैनेटर के टूल से पीट रहा था। जिनवू चिल्लाया कि डॉयल एक कावर्ड है जो इतनी डर्टी फाइट कर रहा है। डॉयल ने जिनवू का एक और ह्यूज पंच डॉज किया और वो पंच एक मेटल लॉकर को तोड़ते हुए अंदर घुस गया। जिनवू ने उसकी तुलना एक ऐसी मक्खी से की जो एक जगह टिकती नहीं। फिर भी उसको पूरा यकीन था कि एक सॉलिड हिट डॉयल का किस्सा खत्म कर देगी। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ी, पाक जिनवू समझने की कोशिश कर रहा था कि डॉयल आखिर कौन सा अजीब सा वेपन उसके खिलाफ यूज कर रहा है। स्ट्रेंजर के इस मैसी स्टाइल ने जिनवू को और ज्यादा पागल कर दिया। उसने डॉयल को एक फकिंग मस्कीटो बुलाकर गाली दी और उसको क्रश करके मार डालने की कसम खाई। डॉयल ने एक चेयर को शील्ड की तरह पकड़ा और दोबारा जिनवू के चेहरे पर क्लीनर स्प्रे कर दिया। जिनवू चीखा जब वो क्लीनर उसकी नाक में जलने लगा। डॉयल ने इस ओपनिंग का फायदा उठाया और उसके सर पर जोरदार हिट की। फ्यूरियस होकर जिनवू ने उसे कायरों का राजा बुलाया और कसम खाई कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसने अपनी बॉडी बनाने के लिए जितना भी प्रोटीन यूज किया था उसके बारे में शेखी बघारी, ये कहते हुए कि ऐसी चीप ट्रिक उसे नीचे नहीं गिरा पाएगी, और डिमांड की कि क्या डॉयल को लगता है कि वो कोई आसान शिकार है। डॉयल ने जवाब देने के बजाय अपनी शर्ट जिनवू के चेहरे पर फेंक कर उसे डिस्ट्रैक्ट किया, फिर एक किक से उसके चेहरे पर ब्लास्ट कर दिया। जिनवू जमीन पर गिर पड़ा। भयानक दर्द होने के बावजूद उसने उठने की कोशिश की और डॉयल को गालियां देता रहा। फिर उसने ऊपर देखा और डॉयल को सीधा उसकी तरफ चार्ज करते हुए देखा। डॉयल ने जिनवू के चेहरे पर एक और शर्ट फेंकी और उसे बिना किसी रहम के बुरी तरह पीट दिया। जिनवू के फॉलोअर्स बस खड़े देख सकते थे, पूरी तरह शॉक्ड और डरे हुए। जब फाइट खत्म हुई, डॉयल वहां शांति से खड़ा रहा और बोला एक्ट 1 खत्म हुआ, जिससे जिनवू के आदमी कंफ्यूज हो गए। फिर वो उनके पास गया और बोला कि उन्होंने बैसी चियोल को पकड़ लिया है। जिनवू के फॉलोअर्स खौफजदा थे।
उन्होंने अपने लीडर को कभी किसी कैप्टन के आगे इतना हेल्पलेस नहीं देखा था। इस बीच डोंग जियू लगातार चिल्ला रहा था कि जमीन पर गिरा हुआ आदमी बेसी चियोल नहीं था, जबकि डॉयल डोंग जियू से कैश में 500,000 वॉन की डिमांड कर रहा था और किसी भी बैंक ट्रांसफर के लिए मना कर दिया। डोंग जियू की प्रोटेस्ट को इग्नोर करते हुए डॉयल ने कहा कि जिनवू ने 22 चियोल होने का दावा किया था, इसलिए पैसे तो बनते हैं। फिर उसने अपना वेपन उठाया और वहां से निकल गया। जिनवू के फॉलोअर्स में हिलने की हिम्मत नहीं थी, इस डर से कि कहीं डॉयल वापस न आ जाए। कुछ घंटों बाद जोंग चान और उसका ग्रुप स्कूल वापस लौटा और उसने अपने पिटे हुए फॉलोअर्स को हर जगह बिखरे पड़े हुए पाया। जिनवू अपने ही स्कूल में एम्बेरस होने के बाद गुस्से की आग में जल रहा था। अगले दिन सैटरडे को एनिमे क्लब की मीटिंग हुई। डोंग जियू एक और मेंबर से बात कर रहा था, जो ये सुनकर शॉक्ड था कि टीचर वांग दोचुल को हॉस्पिटल भेज दिया गया था। स्टूडेंट ने बताया, इलग्यांग स्कूल का लिम जोंगचन अचानक से यहां आ गया और डॉयल को ढूंढते हुए पूरे स्कूल में तबाही मचा दी। डॉयल जो स्कूल मील खाने में बिजी था, उसने इस बात को झटक दिया। जोंगचन बस बेसी चियोल का एक माइनर गुंडा था और अब जब बॉस पकड़ा गया था, बाकी लोग वापस नहीं आएंगे। डोंग जियू चिल्ला पड़ा, दोबारा कहते हुए, उन्होंने कभी बाइसी चियोल को नहीं पकड़ा। फिर डॉयल को घूर कर पूछा कि उसे वीकेंड पर स्कूल मील कहां से मिल गया। डॉयल ने कहा कि उसने वो टीचर की कैफेटेरिया से लिया है, जिसने डोंग जियू को और पागल कर दिया, क्योंकि वो खाना उन टीचर्स के लिए था जो ड्यूटी पर थे। डोंग जियू ने कहा कि ये पूरी प्रॉब्लम उनकी वजह से है, क्योंकि उन्होंने इलग्यांग स्कूल से फाइट शुरू की और माना कि उन्हें उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। एक और क्लब मेंबर भी इस बात से सहमत था। उसने सजेस्ट किया कि उन्हें टीचर दोचुल से हॉस्पिटल में मिलने जाना चाहिए, क्योंकि वो भी इसका हिस्सा थे, और डॉयल को भी साथ आने के लिए पूछा। डॉयल ने मना कर दिया। डोंग जियू ने आर्ग्यू किया कि डॉयल को चलना चाहिए, क्योंकि ये सब उनकी वजह से हो रहा होगा। उसने गिल्ट फील कराने और एक्सक्यूजेस का यूज किया, ये कहते हुए कि उसे आजकल अकेले चलने में भी डर लगता है। ठीक तभी सियोल मीना टपक पड़ी और खुशी से बोली कि वो भी उनके साथ जाएगी। डोंग जियू ने उसे घूर कर देखा, उसे एक नर्ड क्लब में देखकर शॉक था और बोला कि वो तो फिल्म क्लब जैसी जगह ज्यादा सूट करती है। मीना ने उसे इग्नोर किया और खुशी से डॉयल को ग्रीट किया। मीना ने कहा कि उसने एनिमे क्लब इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि अचानक से उसका एनिमे देखने का मन कर गया। जैसे ही उसने इस बारे में बात की कि यहाँ डॉयल से मिलना उनकी किस्मत होगी, डॉयल ने उसे ऑफ गार्ड पकड़ लिया और अपनी टॉय गन उसके सर पर रखकर कहा कि वो किस्मत खुद बनाएगा। डोंग जियू ये देखकर चमक उठा, उसे एक ग्लॉक G26 के रूप में पहचानते हुए और उसे छूने की भीख मांगने लगा। डॉयल ने हर टच के लिए 2001 चार्ज किए और डोंग जियू चिल्लाने लगा कि कोई खासकर मीना गन छूने के लिए लाइन में न लगे। हॉस्पिटल में टीचर वांग दोचुल की वाइफ ने उनसे कहा कि इंजरी बहुत सीरियस नहीं थी, पर उन्हें फिर भी आराम करना चाहिए। दोचुल ने मना कर दिया। मिड टर्म्स करीब थे और उनके लिए ये इंजरी कुछ सीरियस नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो अगले हफ्ते काम पर लौट आएंगे। उनकी वाइफ ने उन्हें जिद्दी होने के लिए डांटा और पूछा कि क्या उन्हें अभी भी लगता है कि वो अपने जवानी के दिनों में है। उसने साफ तौर पर उन्हें बताया कि वो ठीक नहीं है। डोंग जियू और मीना हॉस्पिटल के हॉलवे में चल रहे थे और मीना ने पूछा कि डॉयल कहाँ है। अनॉयड होकर डोंग जियू ने कहा कि उसे कोई आइडिया नहीं है। डॉयल ने आने से मना कर दिया, क्योंकि एक बार उस टीचर ने उसे सेकंड फ्लोर के बाथरूम की क्लीनिंग ड्यूटी की सजा दी थी। तभी डॉयल अचानक खिड़की से अंदर आया और डोंग जियू चिल्ला पड़ा कि वो थर्ड फ्लोर पर है। मीना ने पूछा कि डॉयल कहाँ था और कहा कि डॉयल के बिना हॉस्पिटल आने का कोई मतलब नहीं था। डोंग जियू ने उसे जाने को कहा अगर वो उसके साथ रुकने वाली नहीं थी। थोड़ी देर बहस करने के बाद मीना ने इतनी दूर आने के बाद घर जाने से मना कर दिया। डोंग जियू टीचर के रूम तक पहुंचा और दरवाजा खोलने वाला था, पर रुका जब उसने देखा कि दोचुल की वाइफ ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। उसने उन्हें याद दिलाया कि उनकी शादी को 20 साल हो गए थे और कहा कि वो उन्हें अच्छी तरह जानती है, और उनसे अपील की कि वो चीजों को अपने अंदर दबाकर रखना बंद करें, इससे पहले कि वो खुद टूट जाएं। कहीं और हॉस्पिटल में डॉयल दोचुल से मिलने के लिए हॉल में जा रहा था। रास्ते में उसे याद आया जब दोचुल ने उसे सेकंड फ्लोर के बाथरूम की 2 हफ्ते की क्लीनिंग की सजा दी थी, पर उसके बाद टीचर ने उसे रोका था और पूछा था कि क्या वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहता था। डॉयल को यह भी याद था कि दोचुल ने उसे वार्निंग दी थी कि वो परेशानी खड़ी ना करे, क्योंकि वो घर का आदमी था। टीचर ने उसे अपना पर्सनल नंबर भी दिया था, ये कहते हुए कि अगर उसे कभी किसी एडल्ट की हेल्प चाहिए हो तो वो उसे कॉल कर सकता है। दोचुल ने डॉयल को सीधा खड़ा होने को कहा था और याद दिलाया था कि उस उम्र में हर कोई रेकलेस होता है। उन्होंने उसे यह भी कहा था कि वो प्राइड के साथ जिए और कोई ऐसी शेमफुल चीज ना करे, क्योंकि एक आदमी का प्राइड सब कुछ होता है। गिल्ट फील करते हुए डॉयल को रियलाइज हुआ कि ये सारा तमाशा उसकी वजह से शुरू हुआ था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाए हुए ड्रिंक्स वहां छोड़ देगा और चुपके से निकल जाएगा। पर जब वो टीचर के रूम के करीब पहुंचा, उसने डोंग जियू और मीना को वहां बाहर साइलेंस में खड़े देखा। अंदर टीचर वांग दोचुल पूरी तरह ह्यूमिलिएशन से टूटे हुए जोर जोर से रो रहे थे। वो एक टीचर और डिसिप्लिन हेड के रूप में फेल होने के लिए खुद को ब्लेम कर रहे थे। उन्हें अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना था, उनके सामने जलील नहीं होना था। डोंग जियू और मीना बाहर से सुन रहे थे जब दोचुल शर्म में टूटे जा रहे थे। वो सोच रहे थे कि अपने ही बेटे की उम्र के किसी लड़के द्वारा जलील किए जाने के बाद वो कभी अपने स्टूडेंट्स को कैसे फेस कर पाएंगे। उनके लिए उनकी आंखों में दोबारा देखना इम्पॉसिबल लग रहा था। उन्होंने कहा कि वो अब एक टीचर बनने के लायक नहीं बचे हैं। दोचुल रोते रहे, जो कुछ हुआ उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं बना पा रहे थे। कहीं और लिम जोंगचन अपने लॉन्ग हेड लीडर बाइसी चियोल के सामने घुटनों पर बैठा था और कन्फेस कर रहा था कि एक आदमी ने पूरा स्कूल बर्बाद कर दिया था। उसने कहा कि उसके पास कोई बहाना नहीं है। उसने इसे एक ऐसी फेलियर बुलाया जो माफ नहीं की जा सकती और उस अटैकर को पकड़ने का एक और चांस मांगा। बेसी चियोल ने कोल्डली उसे मना कर दिया, ये कहते हुए कि जोंगचन ने ऑर्डर को ठीक से नहीं समझा था। अगर उसे सच में अपना कारनामा ठीक करना था तो बेसी चियोल ने कहा कि वो किम डॉयल को पहले ही ले आया होता। फिर बाइसी चियोल ने कहा कि अब जोंगचन की मिस्टेक की सजा भुगतने का टाइम आ गया है। जोंगचन ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, ये कहते हुए कि वो कोई भी पनिशमेंट सह लेगा। बाइसी चियोल ने 1 वीक में 10 मिलियन वन प्लस जोंगचन के लेफ्ट ईयरलोब की मांग की। जोंगचन बिना हेजिटेशन के मान गया।
इंट्रूडर को किम डॉयल के रूप में कंफर्म करने के बाद बेसी चेओल ने आखिरी ऑर्डर दिया, डॉयल को 3 दिन के अंदर उसके पास ले आओ। बाद में एक आर्केड में डॉयल एक शूटिंग गेम खेल रहा था जबकि डोंग जी उसे देख रहा था। डॉयल ने उसका मजाक उड़ाया कि वो तब भी मुस्कुराता है जब उसे थप्पड़ लगते हैं, ये कहते हुए कि इसी वजह से लोग उसे एक बेवकूफ की तरह ट्रीट करते हैं। उसने कन्वीनियंस स्टोर पर अपनी पहली मुलाकात की बात छेड़ी जब उसने डोंग जी को वार्न किया था कि अगर वो वहां से नहीं गया तो मारा जाएगा। डोंग जी ने समझाने की कोशिश की कि वो इसलिए नहीं पिटता क्योंकि वो बेवकूफ है। इसकी वजह यह है कि वो हमेशा से ऐसा नहीं था जिसे लोग दबा कर रखते थे। उसे याद आया जब बुलीज ने उसके पैसे छीने थे और उसके टीचर्स को बताने पर उस पर हंसा था। हर दिन पिटने के बाद उसने मान लिया कि वो सच में एक बेवकूफ बन चुका था। डॉयल गेम पर चिपका रहा और उसकी बातों को शायद ही सुन रहा था। मीना जो वहां पर थी उसने डोंग जी को जाने के लिए कहा क्योंकि वो और डॉयल एक डेट पर थे और डॉयल ने उसे भी भाग जाने को कहा। डोंग जी पूरी तरह तंग आ चुका था। आखिर में वो फट पड़ा, ये पूछते हुए कि ऐसी सीरियस सिचुएशन में वो दोनों ऐसे खेल कैसे सकते हैं, जबकि मीना डॉयल को चीयर कर रही थी। डोंग जी को याद आया जब उसने डॉयल के सामने भीख मांगी थी, उसे उसकी स्ट्रेंथ याद दिलाने से पहले, और उससे हेल्प मांगी थी बस पूरी तरह से ठुकराया जाने के लिए। उस पॉइंट पर उसने डॉयल का दिमाग बदलने का आइडिया छोड़ दिया था। इसलिए डोंग जी ने अपना सामान उठाया और कहा कि वो जा रहा है। वो दोबारा डॉयल को पैसों के लिए रोते नहीं सुनना चाहता था। जैसे ही वो चला, डॉयल ने उसे पीछे से पुकारा और डोंग जी ने सोचा कि शायद उसकी ट्रिक काम कर गई। डॉयल ने कहा कि उसने डोंग जी का लंच बॉक्स ले लिया है और ऐड किया कि इसमें उसका स्पेशल फ्राइड पोर्क था। डोंग जी ने तुरंत उसे छीन लिया और कहा कि ये अब उसका है क्योंकि उसने इसके लिए पैसे दिए हैं। उसी रात बारिश में लिम जोंग चन का ग्रुप पार्क कांग वुक को क्वेश्चन कर रहा था। उन्हें पता था कि किम डॉयल का फॉलोअर किसी कॉम्प्लेक्स में अपार्टमेंट खरीद रहा था और उन्होंने बिल्डिंग और यूनिट नंबर की डिमांड की। कांग वुक ने नर्वसली कहा कि उसे नहीं पता। चोई हो चांग गुस्से में आ गया, पर कांग वुक ने कसम खाई कि वो उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था पर कोई आंसर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसे नंबर सच में नहीं पता था। वो अपनी खराब किस्मत के बारे में रोने लगा और इस बारे में कि कैसे उसे हमेशा उन पंगों में घसीटा जाता है जिनका उससे कोई लेना देना नहीं होता। फिर चोई हो चांग ने उसे पीट दिया। उसने कांग वुक को फकिंग गाली दी, ये कहते हुए कि उस आदमी को कॉल करने के बजाय जो फोन नहीं उठाएगा उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए था, जैसे अपने आसपास के छोटे बच्चों को कॉल करना। फिर उन्होंने उसे बिना किसी रहम के पीटा। जैसे जैसे पंचेस पड़ते रहे, पार्क कांग वुक सोच रहा था कि उसने आखिर ऐसी कौन सी गलती की थी जो उसे ये सहना पड़ रहा है। आसपास के लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। गैंग का एक मेंबर एक औरत पर चिल्लाया कि वो अपने काम से काम रखे और वहां से चली जाए। फिर चोई हो चांग ने पार्क कांग वुक को बालों से खींचा और उसे 1 घंटे का टाइम दिया डॉयल को लाने के लिए, वरना वो मार दिया जाएगा। कांग वुक डर के मारे डेस्परेट होकर सोचने लगा कि डॉयल के लिए आखिर उसको क्यों मरना पड़ रहा है। उसने क्राउड में से किसी से पुलिस को कॉल करने की भीख मांगी। तभी डोंग जी एक अम्ब्रेला लेकर वहां पहुंचा। पार्क कांग वुक ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसे किम डॉयल का फॉलोअर बुलाया। वो डोंग जी का नाम पुकार पुकार कर चिल्लाता रहा, उसे डॉयल का नौकर और गुलाम बुला रहा था। एक पास की एली में चोई हो चांग ने जोंग चान को बताया कि डोंग जी अभी भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। उसने पूछा कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि थोड़ी सी भी बीटिंग और उसे बेहोश कर सकती थी। जोंग चान डोंग जी के पास चल कर गया। इस बात से पिस्ड ऑफ था कि छोटे मोटे अनजान लोग चीजों को इतना मुश्किल बना रहे थे। फिर उसने डोंग जी से पूछा कि क्या उसे सच में नहीं पता कि वो कौन थे। उसने कहा कि रूमर्स अब तक स्कूल में फैल चुकी होनी चाहिए, खासकर उसके बाद जब उन्होंने एक टीचर को इस कदर जलील किया। डोंग जी को याद आया जब टीचर डोचुल रो रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ था। जोंग चन ने उस पर प्रेशर डालने की कोशिश की, ये कहते हुए कि उन्हें बस डॉयल को बाहर निकालना था और डोंग जी वैसे भी उसे कॉल ही करने वाला था। एक मॉकिंग टोन के साथ उसने पूछा कि डोंग जी यहाँ क्या उखाड़ लेगा। डोंग जी को याद आया कि उसके बाप ने उसका अपमान किया था और कहा था कि वो बिल्कुल अपनी मां पर गया है। जोंग चन ने उसे एक डील ऑफर की, कॉल करो, डॉयल को उनके हाइड आउट पर आने को कहो और वो जिंदा बच जाएगा। पर डोंग जी खून से लथपथ और पिटे हुए शांति से बोला कि वो कोई बेवकूफ नहीं था। फिर उसने अपना सर उठाया और उन्हें घूरते हुए कहा कि वो उनके जैसा इडियट नहीं था। पार्क कांग वुक ये सुनकर शॉक था और बाकी लोग सोच रहे कि क्या उन्होंने डोंग जी को थोड़ा ज्यादा ही पीट दिया था। अचानक लिम जोंग चन हंसने लगा। फिर उसने डोंग जी के चेहरे पर एक जोरदार घाव मार दिया। डोंग जी दर्द में चीखा। जोंग चन ने उसका चेहरा पकड़ा और उसे फकिंग चुप रहने को कहा। उसने स्नीर किया, पूछते हुए कि क्या डोंग जी को लगता था कि वो उसके बराबर थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसके आगे जुबान लड़ाई थी। जोंग चन ने उसे इंसल्ट करना जारी रखा, उसे वर्थलेस ट्रैश बुलाया और कहा कि अगर उसे घुटनों पर बैठने को कहा जाए तो वो तुरंत वैसे ही करेगा। जोंग चन ने डोंग जी को कॉलर से खींचा और उसे पीटने के बाद हीरो बनने की एक्टिंग न करने को कहा, ये कहते हुए कि उसे वो सिर्फ स्टूपिड लग रहा था। डोंग जी उन सारे दिनों के बारे में सोचने लगा जब उसे दूसरे लोगों की बुलिंग झेलनी पड़ती थी। उसने डिफाइंस के साथ वापस घूरा और जोंग चन फट पड़ा, पूछते हुए कि क्या उसे कोरियन भाषा समझ नहीं आती थी। फिर जोंग चन ने उसे अपना सर नीचे रखने को कहा। एक जोरदार पंच आया और बीटिंग चालू रही। पार्क कांग वुक ने कहा कि डोंग जी फाइट बैक करके प्रॉब्लम को और बड़ा बना रहा था, पर जोंग चन तब तक परेशान और बोर हो चुका था। उसने अपने आदमियों से कहा कि जैसे ही डोंग जी उठे उन्हें उसे फोर्स करके किम डॉयल को बुलाना चाहिए, भले ही उन्हें उसका मुंह क्यों न फाड़ना पड़े। इतनी भयानक बीटिंग के बाद भी डोंग जी ने जोंग चन को एक हरामी पुकारा। डोंग जी को याद था कि जोंग चन ने उसके टीचर के साथ क्या किया था और वो जानता था कि एक्चुअल कसूर गैंग का ही था। उसे समझ नहीं आता था कि विक्टिम्स को क्यों इडियट बुलाया जा रहा था, जब असली प्रॉब्लम तो वो लोग थे जो उन्हें चोट पहुंचा रहे थे। पार्क कांग वुक ने उसे चिल्लाया कि चुप हो जाए। डोंग जी ने पलटकर जवाब दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर जोंग चन जैसे कमीने इस दुनिया में न होते। अभी भी चिल्लाते हुए डोंग जी ने कहा कि बुलीज वो थे जो यहाँ बिलोंग नहीं करते, वो लोग असली फूल्स थे। इस सब ने आखिरकार जोंग चन का पेशेंस तोड़ दिया और उसने एक चाकू निकाल लिया। उसने डोंग जी का मजाक उड़ाया कि इतनी सारी इंजरीज होने के बाद भी वो बोल रहा था
और उसे एक ऐसा किड बुलाया जो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। फिर उसने उसे पकड़ा और उसकी एक आंख नोचने की थ्रेट दी, ये देखने के लिए कि क्या वो आगे भी बोलना जारी रखेगा। उसके बाद पार्क टैंग वुक चिल्ला उठा। डोंग जियू के लिए परेशान था, पर इससे पहले कि वो कुछ करता वो वहीं फ्रीज हो गया। एक गन शॉट सुनाई दी। डॉयल अचानक टपक पड़ा और उन्हें रुकने को ऑर्डर दिया। फिर उसने एमओ की कंप्लेन की, ये कहते हुए कि उसने रबर बुलेट्स मांगी थी। उनके रिएक्शन की परवाह किए बिना डॉयल बारिश में सीधे आगे बढ़ता रहा। चॉय हो चंग पूरी तरह शॉक्ड था। उसने उसे तुरंत पहचान लिया कि ये वही ट्रबल मेकर था बर्गर प्लेस से, और चिल्लाया, किम डॉयल। जोंग चन ने डॉयल को पूरी रॉ हेट्रेड के साथ घूरा, उस पर हर चीज का इल्जाम लगाते हुए जो भी हुआ था। डॉयल सीधा डोंग जियू के पास चला गया और पूछा कि क्या उसने जानबूझकर अपने फोन स्विच किए थे। उसने टूटी स्क्रीन वाला फोन दिखाया और पूछा कि ये किसने तोड़ा था। फिर वो जोंग चन के ग्रुप की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या इस सब के जिम्मेदार वो लोग थे। एक कोल्ड आवाज में डॉयल ने कहा कि इन सबको एक सबक सिखाने की जरूरत है और वो अपना पूरा जोर लगाने वाला है। जोंग चन ने एक मॉकिंग स्माइल दी और खुद का इंट्रोडक्शन देना शुरू किया, ये एक्सेप्ट करते हुए कि वही था जिसने फोन तोड़ा था और डॉयल का वेलकम किया। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि डॉयल ने उस पर तुरंत रश कर दिया। जोंग चन डॉयल की स्पीड फॉलो ही नहीं कर पाया और वहां बिना हिले डुले खड़ा रह गया। डॉयल ने उसे कहा कि उसने जो किया है उसके लिए वो उसे माफ नहीं करेगा। उसी समय चॉय हो चंग को जोंग चन का एक फेमस लेजेंड याद आया। एक बड़ी गैदरिंग में ली हो चुल गैंग के सभी 21 मेंबर्स थे। उस दिन के अंत तक उनमें से हर एक बुरी तरह जख्मी था और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, और जिसने ये सब किया था वो बस एक 13 साल का लड़का था, लिम जोंग चान। चॉय हो चंग को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने छोटे लड़के ने अपने से दोगुने साइज के बंदों को पीट दिया था, खासकर एक ऐसी विशेष गैंग को जिससे पुलिस भी डील नहीं करना चाहती थी। उस इंसिडेंट के बाद लिम जोंग चन का नाम पूरे साउथ सोल में फैल गया था। लोग उसे द गोस्ट बुलाने लगे थे, और आज वही गोस्ट डॉयल के हाथों बुरी तरह क्रश हो रहा था बिना एक भी हिट लैंड किए। कांपते हुए जोंग चन सोच रहा था कि डॉयल ने उसके साथ क्या किया है और पूछा कि क्या उसे कोई ड्रग दिया गया है, क्योंकि इन सब का कोई सेंस नहीं बन रहा था। डेस्परेट होकर उसने अपने चाकू के साथ डॉयल पर रश किया, ये एक्सेप्ट करने से इनकार करते हुए कि डॉयल जैसा कोई उसे हरा सकता है, पर डॉयल उस टैब से आसानी से बच निकला। वो गोस्ट बार बार स्लैश करता रहा, बस एक हिट लैंड करने की कोशिश में, पर डॉयल ने हर अटैक को अवॉइड कर लिया। फिर डॉयल आखिर में ऑफेंस पर आया और एक जोरदार अपरकट दे मारा। जोंग चन पंचेस को आते हुए देख रहा था, पर वो इतने शॉक में था कि चाहकर भी डॉज नहीं कर पा रहा था। उसने खुद को स्टडी करने और समझने की कोशिश की, पर जितना वो सोचता उसे उतना ही कम समझ आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। फिर वो चिल्लाया और डिमांड की कि डॉयल ने उसके साथ क्या किया है। चिल्लाने के ठीक बीच में उसकी बॉडी में दर्द का एक एक्सप्लोजन हुआ, जैसे उसकी पसलियां टूट गई हों। डॉयल ने इसे बस एक ड्रामेटिक एक्ट बुलाया। जमीन पर गिरते हुए जोंग चन को नीचे देखते हुए डॉयल ने पूछा कि वो अपनी खुद की वीकनेस के लिए किसी और को ब्लेम क्यों कर रहा है। उसने कहा कि जोंग चन के इस हार को एक्सेप्ट ना कर पाने का एक सिंपल रीजन है, उसे अभी तक ठीक से पीटा नहीं गया है। फिर डॉयल ने कोल्डली उसे पास आने को कहा ताकि वो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सके। उस टॉन्ट ने जोंग चन को लिमिट क्रॉस करने पर मजबूर कर दिया। अपने दांत पीसते हुए उसने डॉयल को गाली दी और दोबारा चार्ज किया। डॉयल बड़ी आसानी से हर स्विंग के आगे पीछे स्लिप होता रहा। इसने जोंग चन को और पागल कर दिया। उसने डॉयल को एक स्लिपरी बास्टर्ड बुलाकर गाली दी और चिल्लाया कि डॉज करना बंद करे और हिट्स ले। भले ही जोंग चन पंचेस को आते हुए देख सकता था, पर उसकी बॉडी उन्हें अवॉइड ही नहीं कर पा रही थी। उसे मानना पड़ा कि डॉयल की स्पीड अनरियल लग रही थी, इतनी फास्ट कि वो उसे फॉलो या टाइम पर रिएक्ट नहीं कर सकता था। डॉयल लगातार उस पर हेवी ब्लोज बरसाता रहा। जोंग चन लड़खड़ाया, मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा था। डॉयल ने कामली रिमार्क किया कि वो कितना स्टबर्न था और कहा कि ये ठीक है, इससे उसको पीटने के और चांसेस मिल रहे थे। पार्क कांग वुक और डोंग जियू शॉक में ये सब देख रहे थे। कांग वुक चिल्लाया कि डॉयल पूरी तरह इंसेन है और सोचने लगा कि क्या वो सच में ये सब सिर्फ एक पोर्क की प्लेट के लिए कर रहा है। डॉयल ने जोंग चन को करीब आने को कहा। वो थके हारे जोंग चन के पास गया और ऑलमोस्ट पोलाइटली पूछा कि वो अपना कौन सा बॉडी पार्ट पहले तोड़वाना चाहता है। जब जोंग चन ने कुछ नहीं कहा तो चॉय हो चंग बस घूरता रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जोंग चन सीढ़ियों पर इतना पैथेटिक लग रहा था। डॉयल ने उसके लिए खुद ही चूज किया और कहा कि वो जॉ से शुरू करेगा। जोंग चन जानता था कि हिट आने वाला है और वो ये भी जानता था कि वो इसे ना तो ब्लॉक कर सकता है और ना ही डॉज। तभी डॉयल अचानक रुक गया। इससे पहले कि पंच आता, जोंग चन किसी पागल की तरह चीखने लगा। चॉय हो चंग बस घूर सकता था, पूरी तरह कंफ्यूज कि वो इस तरह क्यों चीख रहा था। जोंग चन डॉयल के किए पर पूरी तरह स्टंड लग रहा था, जैसे उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही ना हो। उसे वो अजीब क्रीपी फीलिंग याद आई जो उसे पहली बार डॉयल को देखकर आई थी। जोंग चन की खौफनाक आंखों में डॉयल किसी डार्क डीमन की तरह दिखने लगा था और जोंग चन को डर में रियलाइज हुआ कि ये कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे वो कभी हरा सकता है। डॉयल ने एक ब्रूटल अपरकट के साथ इसका एंड किया जो सीधा जोंग चन की चिन पर लगा और उसे पूरी तरह फिनिश कर दिया। उस आखिरी पंच ने जोंग चन के जबड़े को पूरी तरह तोड़ दिया था। उसके बाद भी डॉयल उसे जमीन पर पीटता रहा, जबकि डोंग जियू और बाकी लोग डर के मारे देख रहे थे। अब उन्हें पूरा यकीन था कि वो एक मॉन्स्टर है। हॉस्पिटल में टीचर और उसकी वाइफ अपने रूम में वार्म ड्रिंक्स के साथ खड़े थे, बाहर हो रही इस वायलेंस से पूरी तरह अनजान। जोंग चन को फिनिश करने के बाद डॉयल उसकी बॉडी के ऊपर खामोशी से खड़ा रहा। फिर उसने बाकी बची गैंग की तरफ एक कोल्ड स्टेयर दी जो पहले ही डर से कांप रही थी, और वो उनकी तरफ स्लो और काम स्टेप्स के साथ आगे बढ़ने लगा। स्टोरी फिर टाइगर क्लैन नाम के एक ग्रुप के हाइडआउट पर कट होती है। अंदर हर जगह आदमी खून से लथपथ और पिटे हुए पड़े थे। उनका लीडर बाय सिचियोल वहां शांति से बैठकर अपना खाना खा रहा था। वो नम्बुल वोंग नाम के किसी बंदे के ऑफर के बारे में सोच रहा था, पर जब वो उससे मिलने गया तो वहां वैसा कुछ नहीं था जैसा फोन पर बताया गया था। इसलिए बेसिचियोल ने उसे टॉर्चर किया और उसका अकीलीज टेंडन काट दिया।
उसने उस बंधे हुए आदमी पर पीठ पीछे गेम्स खेलने का इल्जाम लगाया और उसके ग्रीडी होने का मजाक उड़ाया। वो आदमी दर्द से तड़प उठा जब बायसी चियोल ने अपनी चॉपस्टिक से उसके घाव पर जैब किया। फिर बायसी चियोल ने उसे बुसान में अपना बिजनेस खत्म करने और उन्हें ज्वाइन करने के लिए 2 दिन का टाइम दिया। उसके बाद उसने उसे अपने साथ आने का ऑर्डर दिया। वो आदमी दर्द और डर से कांपते हुए तुरंत बार बार हाँ में सर हिलाने लगा। खाना खत्म करने के बाद बायसी चियोल ने कहा कि वो उसकी बात पर ट्रस्ट करेगा। उसने यहां तक कि उसे गुड डे भी विश किया, हालांकि उसकी आंखों में कुछ और ही दिख रहा था। फिर वो चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। बाहर उसके एक आदमी कांग हुकचुल ने, जो इल्ग्यांग स्कूल का टॉप फाइटर था, उसे बताया कि जोंग चन कॉल कर रहा है और मैटर अर्जेंट है। बायसी चियोल ने फोन लिया और आंसर किया, पर दूसरी तरफ से एक अजीब आवाज ने सीधा पूछा, क्या तुम बायसी चियोल हो? उसके आदमी पहले ही जमीन पर गिरे हुए थे, थके हुए और खून में सने हुए। उसके चेहरे पर शौक और गुस्सा साफ दिख रहा था। कॉलर किम डॉयल था, जो जोंग चन का फोन यूज करके गैंग लीडर को कांटेक्ट कर रहा था। बारिश वाली उस एली में बायसी चियोल के पिटे हुए फॉलोअर्स के बीच खड़े होकर डॉयल ने कोल्डली कहा कि उसने सुना है कि वो लोग उसे ढूंढ रहे थे। बायसी चियोल के चेहरे पर एक ट्विस्टेड सी स्माइल आ गई जब वो डॉयल को ठीक अपने सामने खड़े होकर सुन रहा था। कहीं और इल्ग्यांग स्कूल का प्रिंसिपल एक टीचर के साथ बारबेक्यू खा रहा था। टीचर ने कहा कि वो सीरियसली वरीड है। इंटरनल प्रॉब्लम्स एक अलग बात है, पर इस बार किसी आउटसाइडर ने स्कूल में घुसकर स्टूडेंट्स को पीटा है। उसने पूछा कि क्या होगा अगर पेरेंट्स या मीडिया को इस बारे में पता चल गया। प्रिंसिपल ने इस बात को इग्नोर किया और सार्कास्टिकली पूछा कि भला किस तरह के डिसेंट लोग अपने बच्चों को इल्ग्यांग जैसी जगह भेजेंगे। उसने कहा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑर्फन्स थे, टूटे हुए घरों से आए थे या उनके पेरेंट्स उन्हें पहले ही अबैंडन कर चुके थे, और जो बाकी बचे थे वो ऐसी फैमिली से थे जो बस मुश्किल से गुजारा कर रही थीं। उसके अकॉर्डिंग बाहर किसी को भी इल्ग्यांग जैसे कचरे स्कूल की कोई परवाह नहीं थी। उसने टीचर को यह पूरा मैटर दबा देने को कहा, यह कहते हुए कि शोर मचाने से उनका ही नुकसान होगा। फिर भी प्रिंसिपल ने कहा कि यह केस थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, जैसे कोई ऐसी चीज स्कूल में घुस आई हो जिसे उन्हें कभी टच नहीं करना चाहिए था। उसके लिए ये कुछ फिल्दी सी चीज थी। इस बीच एक और एली में डॉयल ने कांग हुकचुल, जो बायसी चियोल के आदमियों में से एक था, उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। हुकचुल ने सेफली लैंड कर लिया और डॉयल ने नोटिस किया कि उसने एक शॉक अब्सॉर्बिंग टेक्निक यूज की थी। फिर भी हुकचुल स्टंट था, क्योंकि भले ही वो डॉयल के अटैक्स क्लियरली देख सकता था, पर वो अभी भी उन्हें डॉज नहीं कर पा रहा था। अपने एक्सपीरियंस से वो जानता था कि वो सिर्फ पंचेस ट्रेड करके नहीं जीत सकता। फिर भी उसे यकीन था कि अगर उसने डॉयल को पकड़ लिया तो फाइट पलट जाएगी। उसकी रॉ स्ट्रेंथ को कोई बीट नहीं कर सकता था और उसने डॉयल की खोपड़ी तोड़ने का प्लान बनाया। हुकचुल ने रश किया और उसके लिए रीच किया, एक सेकंड के लिए सोचते हुए कि उसने उसे पकड़ लिया है, पर डॉयल आसानी से स्लिप करके निकल गया। इसने हुकचुल को और ज्यादा भड़का दिया और उसने डॉयल को इतना स्लिपरी होने पर दोबारा गाली दी। डॉयल ने उस ओपनिंग का फायदा उठाया और एक ब्रूटल कॉम्बो फायर किया, जिसने उसे लगभग गिरा ही दिया। जैसे ही हुकचुल चीखा, डॉयल ने सीधा उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच दे मारा। उसी टाइम पर डॉयल इंजर्ड डोंग जियू को अपनी पीठ पर उठाए बारिश में सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहा था। एक वीक आवाज में डोंग जियू ने पूछा कि क्या उसकी नाक के कट का निशान हमेशा के लिए रह जाएगा। वो रोते हुए बोला कि अब उसे रोज शीशे में यह दाग देखना पड़ेगा। डॉयल ने विजिबली अनॉय होकर उसे डम क्वेश्चंस पूछना बंद करने को कहा, वरना वो उसे वहीं छोड़ देगा। डोंग जियू को लगा कि यह बिल्कुल अनफेयर था। दर्द पहले ही काफी ज्यादा था, पर एक स्कार जो हमेशा के लिए रह जाएगा वो और भी बुरा लग रहा था, और वो इस बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। रेकिंग द जायंट। इस बीच फाइट आगे बढ़ती रही। कांग हुकचुल समझने की कोशिश कर रहा था कि डॉयल आखिर था कौन। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस बंदे ने किसी को खिड़की से बाहर फेंक दिया और अब जान से मारने के लिए हिट्स कर रहा था। मौत ठीक उसके सामने खड़ी होने के बावजूद उसने उस थॉट को बकवास समझकर दूर धकेल दिया। तभी उसे एक मेमोरी आई। जब बायसी चियोल ने उसे कहा था कि वो ऑर्डिनरी नहीं है, उसे याद आया जब वो एक गिफ्टेड मार्शल आर्ट्स चैंपियन हुआ करता था, और बायसी चियोल ने कहा था कि ये दुनिया अनफेयर है जो उसके जैसे टैलेंट को टॉप पर जाने से रोकती है। बायसी चियोल ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे गाइड करेगा और उसे कुछ स्पेशल बनाएगा। उस मेमोरी ने उसके अंदर आग लगा दी। हुकचुल अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो गया। उसे पूरा यकीन था कि उसे बायसी चियोल ने चुना है और वो डॉयल के हाथों शर्मिंदा होने से इनकार कर रहा था। उसने दोबारा चार्ज किया, इस बात पर कन्विंस्ड कि एक सॉलिड ग्रैब इस फाइट को एंड कर देगा। इस बार हुकचुल रेसलर के खिलाफ एक प्लान के साथ आया। उसने बेट के तौर पर एक फेक हाई पंच का यूज करके डॉयल के चेहरे पर एम किया और ये ट्रिक काम कर गई। डॉयल ने अपना गार्ड रेज किया। हुकचुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक पल के लिए वो मुस्कुराया। उसे लगा कि फाइट अब खत्म हो चुकी है। उसने एक फाइनल हिप थ्रो के लिए ट्राई किया, पर डॉयल अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिला। वो उसे थोड़ा सा भी उठा नहीं पाया। तभी उसे समझ आया, डॉयल ने परफेक्ट बैलेंस के साथ फोर्स को ग्राउंड में स्प्रेड कर दिया था, एक ऐसी चीज जो सिर्फ प्रोज ही कर सकते थे। इससे पहले कि हुकचुल इसे प्रोसेस कर पाता, डॉयल ने उस पर एक सैवेज काउंटर थ्रो मारा और उसे जमीन पर पटक दिया। वो बहुत जोर से गिरा और चीख उठा। उस एक थ्रो ने हुकचुल को मेंटली तोड़ दिया। वो किसी भी चीज का सेंस नहीं बना पा रहा था और चिल्लाने लगा कि इन सब का कोई सेंस नहीं बनता। अब उसे समझ आ चुका था कि डॉयल एक ऐसा फाइटर था जो हर रूल तोड़ता था, लोगों को बिना उनके साइज या स्टाइल की परवाह किए पीटता था। अपने इतने सालों की फाइटिंग में हुकचुल ने उसके जैसा किसी को नहीं देखा था। पहले डोंग जियू ने डॉयल को बताया था कि वो उसके आसपास कितना सेफ फील करता है। उसने कहा था कि वो चाहे जितने भी पैसे लगे देगा, कि ये सब सिर्फ एक जॉब नहीं होनी चाहिए, और डॉयल से भीख मांगी थी कि वो उनकी सच में फिक्र करे। वो याद करते हुए डॉयल ने हुकचुल को एक जोरदार किक मारी, जिससे वो हवा में उड़ता हुआ गया, जैसे ये डोंग जियू की उस विश का आंसर हो कि कोई वीक स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करे। डॉयल उन शब्दों से काफी अफेक्टेड लग रहा था, पर तभी पुलिस की लाइट्स फ्लैश हुई और एक ऑफिसर चलते हुए आया और पूछा कि वो लोग कौन है, ये बताते हुए कि उसे असॉल्ट की एक रिपोर्ट मिली थी। हेल्प के लिए वह कॉल डोंग जियू ने की थी। ऑफिसर ने डॉयल को अपने हाथ ऊपर उठाने और धीरे धीरे आगे आने को कहा। इससे पहले कि डॉयल जवाब दे पाता, बायसी चियोल अचानक प्रकट हुआ और उसने ऑफिसर पर स्ट्राइक किया, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। दूसरा ऑफिसर अपने गिरे हुए पार्टनर के पास शॉक में फ्रीज हो गया।
फिर बायसी चियोल उसके पीछे गया और उसे भी गिरा दिया। दोनों ऑफिसर्स को पीटने के बाद बेसी चियोल ने शांति से अपना ये बिलीफ सामने रखा कि वायलेंस रिजल्ट्स पाने का सबसे फास्ट और ईजीएस्ट तरीका है। उसके लिए ये सिंपल तौर पर काम करता था। उसने कहा कि ये उन टाइम्स में से एक है जब वायलेंस पर वापस जाना जरूरी हो जाता है और सोचने लगा कि क्या उसे खुद इसमें स्टेप इन करना चाहिए। फिर उसने सोसाइटी का मजाक उड़ाया जो इतनी यूजफुल चीज को बैन करती है। बेसी चियोल ने कहा कि उसे डॉयल के साथ एक कनेक्शन फील हो रहा है और उसने दोस्ती ऑफर की। उसने प्रॉमिस किया कि वो डॉयल के टैलेंट को और भी ग्रेट बना देगा, ये कहते हुए कि उनकी जैसी पावर को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उसने एक याकुजा बॉस को भी कोट किया जिसने क्लेम किया था कि पैसे वायलेंस को मीनिंग देते हैं और वायलेंस एम्पायर्स बिल्ड करती है, और फिर डॉयल को ज्वाइन करने को पूछा। डॉयल ने चिलिंग काम के साथ जवाब दिया। जिस आदमी को बेसी चियोल कोट कर रहा था उसने कहा वो पहले ही मर चुका है। जब बेसी चियोल कंफ्यूजन में घूर रहा था, डॉयल ने ऐड किया कि वही था जिसने उसे मारा था, और फिर उसने बेसी चियोल के चेहरे पर एक पंच जड़ दिया। एक फ्लैशबैक ने ब्रीफली उस मरे हुए याकुजा बॉस को दिखाया। कहीं और इलग्यांग स्कूल का प्रिंसिपल लिम चोंगसुक अभी भी टीचर के साथ बात कर रहा था। टीचर ने पूछा कि आखिर वो कौन सी गंदी चीज थी जो स्कूल में घुस आई थी। प्रिंसिपल पसीने से तर सिर्फ डॉयल की रियल आइडेंटिटी के बारे में सोच पा रहा था। उसे डॉयल की वो थ्रेट याद आई जिसमें उसने उसका एक सीक्रेट एक्सपोज करने की धमकी दी थी। साथ में ये वार्निंग भी दी थी कि स्कूल पर गैंग अटैक में इंटरफेयर ना करे। जो बात उसे समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि कैसे एक आम स्टूडेंट ने होला क्लब, एक ऐसी ग्रुप जिसे नेशनल ट्रेजर की तरह प्रोटेक्ट किया जाता था, का इंटरनल डेटा चुरा लिया और उसे ब्लैकमेल करने के लिए यूज किया। वापस एली में बायसी चियोल को समझ आ गया था कि डॉयल ने उसका ऑफर ठुकरा दिया है। एक स्लाई ग्रिन के साथ उसने पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि वो दोस्त नहीं बनेंगे। डॉयल ने कुछ नहीं कहा। फिर भी डॉयल की एक ही लुक ने बेसी चियोल को बता दिया था कि ये कोई नॉर्मल हाई स्कूलर नहीं था। फिर स्टोरी बेसी चियोल के पास पर शिफ्ट होती है। उसने सीरियल किलर एल्बर्ट बंडी का जिक्र करके शुरुआत की, जिसने एक बार आर्ग्यू किया था कि लोग वैसे भी मरते ही हैं, तो क्या किलर्स सच में इतने बुरे होते हैं। बेसी चियोल बंडी की स्टोरी से बहुत इंस्पायर था। उस आदमी ने लगभग 30 औरतों का खून किया था और ऐसा एक्ट करता था जैसे उसने सिर्फ उनके मरने का दिन चेंज किया हो। उस आइडिया ने बेसी चियोल को थ्रिल कर दिया था। उसके लिए डेथ को कंट्रोल करना बहुत अमेजिंग साउंड करता था, पर एल्बर्ट बंडी को भी आखिर में कीमत चुकानी पड़ी थी। एक पुलिस स्टेशन में एक यंग बेसी चियोल से पूछा गया था कि क्या उसने अपने छोटे भाई जीहो को रोने की वजह से मारने की कोशिश की थी। उस लड़के ने एक्सेप्ट किया कि उसने जीहो को बार बार चुप होने की वार्निंग दी थी, तो उसके दिमाग में गलती उसके भाई की थी, और बंडी की तरह बेसी चियोल को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उसे जुवेनाइल एक्ट के आर्टिकल 10 के अंडर पनिश किया गया था। पर स्टोरी पॉइंट आउट करती है कि हर कोई अपने किए की सजा नहीं पाता। सकाती बुशिनो जापानीज ओकीता ग्रुप के अटैक्स का लीडर राइवल गैंग के 7 मेंबर्स को मारने के बाद भी बाइज्जत बरी हो गया था। एक और केस में कांग्रेसमैन जंग तुआन का बेटा जंग अकियो ड्रंक ड्राइविंग करके एक 11 साल की बच्ची को मारने के बाद भी सजा से बच गया, क्योंकि लोगों ने क्लेम किया कि वो व्हील के पीछे था ही नहीं। ये वही मोमेंट था जब बेसी चियोल को अपनी लाइफ का गोल मिला। उसे रियलाइज हुआ कि पैसा, फेम और पावर किसी को एक स्पेशल बीइंग में बदल सकते हैं, यहां तक कि एक खुदा में जो दूसरे लोगों की किस्मत डिसाइड करता है। एक और मेमोरी में बेसी चियोल ने अपने छोटे भाई जीहो को बताया था कि उसने उसे मारने की कोशिश क्यों की थी। जीहो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था और बेसी चियोल के लिए इस दुनिया में सिर्फ उनमें से किसी एक के लिए ही जगह थी। वो एक भगवान बनना चाहता था। प्रेजेंट में वापस आकर बेसी चियोल ने प्राउडली डिक्लेयर किया कि वो स्पेशल है। डॉयल ने एक अचानक किक और पंच से इसका जवाब दिया। बेसी चियोल इसे प्रोसेस तक नहीं कर पाया। वो कंफ्यूजन में घूर रहा था, ये सोचते हुए कि उसके मूव शुरू करने से पहले ही डॉयल कैसे मूव हो गया। डॉयल ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उसके सर पर चोट लगी है, फिर शांति से कहा कि आंसर बहुत सिंपल है। वो उससे ज्यादा फास्ट था और वो बस उसके साथ खेल रहा था। डॉयल ने ऐड किया कि वो काफी टाइम से बेसी चियोल जैसे किसी बंदे से नहीं मिला था और सोचने लगा कि क्या वो सच में सिर्फ ऑर्डिनरी था। इस बीच बेसी चियोल उन सब लोगों के बारे में सोचने लगा जिन्हें पीछे छोड़कर वो यहां तक पहुंचा था। जो अब हो रहा था वो उसके लिए कंप्लीटली नया था। डॉयल ने कोल्डली उसकी बात काट दी, ये कहते हुए कि अगर उसे सिर्फ कचरा ही बोलना है तो मुंह बंद रखे। जैसे ही उन्होंने ब्लो स्ट्रेट किए, बेसी चियोल को डॉयल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा। फिर डॉयल ने उसे एक टैलेंटलेस कॉपीकैट बुलाया क्योंकि उसने उसके मूव को देखा और चुरा लिया था। उनकी फाइट एक फास्टर और फियर्सर क्लैश में बदल गई और खून बहने के बावजूद बेसी चियोल लगातार मुस्कुरा रहा था, अभी भी यही कह रहा था कि डॉयल इंटरेस्टिंग है। डॉयल ने नोटिस किया कि बेसी चियोल के अटैक्स पहले से और फास्ट और स्ट्रांग होते जा रहे थे। ये टक्कर लगातार बढ़ती गई जब डॉयल एक के बाद एक पंच से स्लिप करता रहा और एक क्लीन हिट लैंड कर दी। पर डॉयल सरप्राइज रह गया जब बेसी चियोल ने नेक्स्ट अटैक को अवॉइड कर लिया, जबकि बेसी चियोल हंस रहा था और आगे बढ़ रहा था। डॉयल पैटर्न समझने लगा था। बेसी चियोल की स्ट्रेंथ, विल पावर और स्पीड फाइट के साथ साथ बढ़ रही थी। उसका नेचुरल गिफ्ट साफ दिख रहा था, खासकर उसकी स्पीड। डॉयल ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे किसी कोरियन हाई स्कूल में कोई ऐसा मिलेगा। फिर उसने नोटिस किया कि बेसी चियोल और भी ज्यादा फास्ट हो गया था और समझ गया कि वो वाकई में नॉर्मल से कोसों दूर था। फिर भी डॉयल ने देखा कि उसके अटैक्स हालांकि फास्ट थे पर शैलो थे। उसने पैटर्न बड़ी आसानी से रीड कर लिया। राइट की तरफ से आने वाली रियल स्ट्राइक को छुपाने के लिए लगातार 3 लेफ्ट पंचेस। डॉयल के लिए ये ट्रिक बहुत चीप थी। बेसी चियोल ने पूछा कि क्या उसके लेवल का कोई बंदा इंप्रेसिव नहीं था। फिर उसने एक हैवी लेफ्ट फायर किया जो एकदम क्लीन लगता हुआ फील हुआ, पूरा यकीन होने पर कि उसने कनेक्ट कर लिया है। बेसी चियोल ने डिक्लेयर किया कि उसे सबसे ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यही उसकी किस्मत है। डॉयल ने उसकी पूरी स्पीच को एम्बैरेसिंग बुलाया और पूछा कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। फिर अचानक से उसने पंच को कैच कर लिया। बेसी चियोल फ्रीज हो गया, ये समझने में नाकाम कि ये कैसे हुआ। डॉयल ने उसका हाथ जोर से स्क्वीज किया और कहा, हाँ बेसी चियोल ऑर्डिनरी नहीं था, पर उसका लेवल मुश्किल से लोकल स्ट्रीट्स के लिए ही ठीक था। ये डॉयल ने कहा।
बेसी चोल का असली लेवल था और उसे अपनी औकात पता होनी चाहिए। फिर डॉयल ने उसका हाथ क्रश करना शुरू कर दिया। इसने बेसी चोल को 1 सेकंड के लिए फ्रीज कर दिया, ये सोचते हुए कि डॉयल के फॉलो मी कहने का क्या मतलब था, और डॉयल ने उस ओपनिंग का यूज करके उसके चेहरे पर जोरदार वार किया। बेसी चोल स्टंट था, उसे ठीक से समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो अपनी लेफ्ट आंख से देख नहीं पा रहा है। उसने डॉयल को मूव करते हुए नोटिस तक नहीं किया था और इसने उसे और भी कंफ्यूज कर दिया। डॉयल ने इन सब को इग्नोर किया और कोल्डली उसे अपना मुंह बंद रखने को कहा। फिर एक और क्रशिंग हिट के साथ उसने बेसी चोल को गिरा दिया और वहीं बेहोश कर दिया। कहीं और बारिश में एक आदमी ने पूछा कि क्या वो बॉस पार्क की जगह पर पहुंच गए हैं। दूसरे आदमी ने हाँ कहा और ऐड किया कि बेसी चोल पहले ही अपना मूव चल चुका था। ये यू जोंग सू था, नेशनल यूनियन का नंबर 2। उसने सुबह से बेसी चोल की कोई खबर नहीं सुनी थी और उसने वार्न किया कि उसके साथ मिलना जल्दी ही बहुत बुरा रूप ले सकता है। उसने कहा कि जब तक बेसी चोल सोल में है वो किसी भी ऐसे बंदे से निपट लेगा जो सीओ डोंग या नेशनल यूनियन से जुड़ा हुआ हो। फिर अचानक वो दोनों रुक गए जब यू जोंग सू ने बेसी चोल को जमीन पर बेहोश गिरे हुए देखा। वो डिसबिलीफ में घूरता रहा, सोचने लगा कि क्या ये सच में बेसी चोल था। वहां से थोड़ी ही दूर डॉयल बिना एक लफ्ज कहे खड़ा था। एक और जगह पर जू हयोंग, जो एनओ के लीडर्स में से एक था, उसे एक हॉलवे मिला जो बॉस पार्क के पिटे हुए आदमियों से भरा पड़ा था। जू हयोंग सिक ने कहा कि इलग्यांग स्कूल के लड़के बहुत ब्रूटल थे, ये गलत फहमी पालते हुए कि उन्होंने ये सब किया था। बेसी चोल की हालत देखकर उसने फिगर आउट कर लिया था कि डैमेज हमेशा के लिए हो सकता है। उसने जू हयोंग से पूछा कि आखिर कौन बेसी चोल को इतना डैमेज कर सकता है। जू हयोंग से कुछ डाउट होने लगा था कि क्या बेसी चोल को भेजना सही डिसीजन था, पर जू हयोंग ने उसकी बात काटी और उसे कंक्लूजन्स पर जंप न करने को कहा। स्टोरी फिर क्रिकेट कॉप पार्क चोंग सिक पर मूव करती है, जिसे एक मैसेज मिला था कि उसका फोन हैक हो चुका है। फ्यूरियस होकर वो सोचने लगा कि आखिर किसकी हिम्मत हुई एक पुलिस ऑफिसर के फोन के साथ छेड़खानी करने की। उस मैसेज में इलग्यांग स्कूल के क्राइम्स की लिस्ट थी, जिसमें सुमान स्कूल की स्टैबिंग भी शामिल थी। साथ ही वो सभी ब्राइब्स जो उसने ली थी उनकी फुटेज और फोटोज भी प्रूफ के तौर पर वहां थे। मैसेज एक क्लियर वार्निंग के साथ एंड होता था, ये एक थ्रेट है। पैनिक होते हुए ऑफिसर सोचने लगा कि इन सब के पीछे आखिर कौन हो सकता है। फिर हम जू हयोंग को देखते हैं, जो कहता है कि ये यंग मैन असल डील है और अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो वो लोग जल्दी या देर से जरूर मिलेंगे। किम डॉयल की जीत के बाद सुमान हाई में सब कुछ बदल गया। डॉयल को अब किसी किंग की तरह ट्रीट किया जाने लगा। स्टूडेंट्स उसके आसपास भीड़ लगाकर खड़े रहते थे और सियोल मीना वहां आ पहुंची और इसे अपने हस्बैंड का दिन बताते हुए बाकी सबको वहां से भगा दिया। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि साउथ के किंग को सर्व करना उनके लिए एक ऑनर की बात थी। डोंग जियू ने पूरे स्कूल में फ्लायर्स बांट दिए थे, जिन पर लिखा था कि थंडरफिस्ट किम डॉयल अब साउथ सोल पर रूल करता है और जो कोई भी लाइन क्रॉस करेगा उसे हंट डाउन किया जाएगा। पुराने बुलीज को ऐसा फील होने लगा जैसे उन्होंने अपनी जगह खो दी है और वो कंप्लेन करने लगे कि स्कूल अब पहले जैसा नहीं रहा। जब डोंग जियू फ्लायर्स बांट रहा था तो मीना ने हंसकर कहा कि इस सोशल मीडिया के जमाने में पेपर एड्स अब पुरानी बात हो चुकी हैं। उसने पलटकर जवाब दिया कि वैसे भी किसी को उनके अकाउंट्स की परवाह नहीं है। वो पुराने पिटे हुए बुलीज बस अपना खोया हुआ स्टेटस और पावर का रोना रो रहे थे। डॉयल को हालांकि इन सब चीजों की कोई फिक्र नहीं थी। उसके आसपास का ये ओवरब्लोन रिएक्शन अब उसकी नर्व्स पर चढ़ने लगा था। बाद में घर जाते वक्त डोंग जियू ने डॉयल को बताया कि उसने बोनस के पैसे उसके लॉकर में छोड़ दिए हैं। उसने उसे थैंक्स कहा, ये कहते हुए कि जब से डॉयल का ट्रांसफर हुआ है हर दिन की लाइफ काफी हैप्पी हो गई है। डोंग जियू ने मान लिया कि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हो गया, पर डॉयल ने उसकी बात काटी और कहा कि वो ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था, तो ये शर्मिंदा करने वाली तारीफें अपने पास ही रखे। डोंग जियू फिर भी बोलता रहा, ये कहते हुए कि उसने कभी नहीं सोचा था कि डॉयल बेसी चोल और इलग्यांग स्कूल को इस तरह से क्रश कर देगा। ये सब सच में किसी पागलपन जैसा फील हो रहा था। उसने बेसी चोल की पिटी हुई उस फोटो पर इशारा किया जो डॉयल ने भेजी थी और पूछा कि क्या ये एडिटेड है। डॉयल ने कहा कि इस पिक्चर को फेक बनाना उस फाइट से कहीं ज्यादा आसान होता। डोंग जियू बस मुस्कुराया और बोला कि डॉयल सच में अमेजिंग है। फिर उसने अपना नेक्स्ट प्लान बताया, ये प्रॉमिस करते हुए कि वो डॉयल को नीचे नहीं घसीटेगा और वो तैयार रहेगा। उसके कहने का मतलब बहुत सिंपल था, वो फाइट करना सीखने वाला था। इस बीच सियोंगहाई में वहां का नंबर 5 सियो क्यून अपने ग्रुप के साथ इस रूमर के बारे में बात कर रहा था कि बेसी चोल हार गया है। कुछ को लगा कि ये उनके लिए जश्न मनाने और आगे बढ़ने का मौका है, जबकि दूसरों ने इसे एक फेक स्टोरी बताकर डिसमिस कर दिया। सियो क्यून ने भी इस पर विश्वास नहीं किया, ये कहते हुए कि बेसी चोल ऐसा बंदा नहीं है जो इतनी आसानी से हार मान ले। फिर उसने एक लड़के की तरफ देखा जिसका नाम डोंग हुक था, जो एक मार्क सर्कल के अंदर घुटनों के बल बैठा था और उस पर टारगेट्स ड्रॉ किए गए थे। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो सियो क्यून ने एक बेसबॉल पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंका। क्यों सियो क्यून, वो भड़कते हुए बोला। पूछा कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा था और फिर उसे बॉल उठाकर लाने का ऑर्डर दिया। जब डोंग हुक बॉल वापस लाया तो उसे अपनी जगह पर वापस जाने को कहा गया। जमीन पर उस सर्कल में लिखा था, रिजर्व सीट फॉर रिटार्ड्स। ग्रुप ने डोंग हुक को पैथेटिक बुलाया, पर सियो क्यून ने उन्हें करेक्ट करते हुए कहा कि वो पैथेटिक नहीं है, वो तो पैदाइशी अक्कर है। हंसते हुए उसने कहा कि डोंग हुक सिर्फ अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर सकता है जिन्होंने एक फेलियर को जन्म दिया। फिर उसने पूछा कि क्या वो इस बात से एग्री करता है। वो लगातार फोर्स करता रहा, वही सवाल रिपीट करते हुए कि क्या उसके पेरेंट्स ने एक फकर को पैदा किया है। डोंग हुक अपनी जगह पर शांत रहा और इसने सियो क्यून को और भी ज्यादा भड़का दिया कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में उसने दोबारा बेसबॉल पूरी ताकत से डोंग हुक पर मारा, पर डोंग हुक ठीक टाइम पर बच निकला। इसने डोंग जियू को शॉक कर दिया, जो डॉयल के साथ वापस आया था, और उसने नोटिस किया कि डॉयल ने बॉल आसानी से कैच कर ली थी। डॉयल दूर से ये सब देख रहा था। गैंग की नजर उस पर पड़ गई और वो लोग चलकर उसके पास आए। सियो क्यून ने पूछा कि वो कौन है और क्या वो सुमान स्कूल से आया है। इससे पहले कि डॉयल जवाब देता, वही बेसबॉल सीधा सियो क्यून के चेहरे पर जा लगा। गैंग की लड़की चीख उठी, हनी। फिर वो चिल्लाई कि डॉयल पागल है। डॉयल आगे बढ़ा, अपना फूड ट्रे डोंग जियू को पकड़ाया
और डोंग जियू ने शांति से पूछा कि क्या वो उसके लिए ट्रे उठा ले। जैसे ही उस लड़की ने डॉयल को ध्यान से देखा, वो उसकी हैंडसमनेस देखकर पूरी तरह स्टन रह गई। अब पूरी गैंग का ध्यान डॉयल पर था और वो लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे। इस गुड लुकिंग स्ट्रेंजर के बारे में जानने के लिए उन्हें क्यूरियोसिटी हो रही थी। उनमें से एक ने गुस्से में पूछा कि क्या सुमान स्कूल का दिमाग खराब हो गया है और क्या डॉयल पागल हो गया है। उसने अपनी यूनिफॉर्म्स पर इशारा करके पूछा कि क्या डॉयल को पता भी है कि वो कौन है। डॉयल पूरी तरह शांत रहा। उसने अपनी शर्ट के अंदर से एक गन निकाली और उस बंदे पर एम करके ठीक उसके सर पर फायर कर दिया। पूरी गैंग डर के मारे फ्रीज हो गई। फिर उनमें से एक चिल्लाया और डॉयल पर चार्ज किया, ये बोलते हुए कि उसके पास कोरिया में गन आ कैसे सकती है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, डॉयल उस पर रश करके गया, उसे पैर अड़ाकर गिराया और उसकी गर्दन पर एक जोरदार हिट मारी। वो बंदा गिर पड़ा, डॉयल की ग्रिप में चोक होने लगा और डॉयल ने गैंग के दूसरे मेंबर को एक दीवार तक घसीटा और उसका सर उसमें दे मारा। उसके बाद डॉयल ने उस पर रबर बुलेट्स फायर करनी शुरू कर दी। वो गैंग मेंबर दर्द से चीखा। सांस लेने के लिए तड़पते हुए उसने डॉयल को एक मैडमैन बुलाया। डॉयल ने उसके सर पर एक रबर बुलेट मारकर उसे चुप करा दिया। बाकी सब खौफ में चिल्लाते रहे, पूछने लगे कि वो कौन है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कोरिया में गन लाने की, और उसे गन नीचे रखने को कहने लगे। डॉयल ने सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दिया, नहीं। फिर उसने बैरल पर फूंक मारी और उन्हें एक साथ आने को कहा क्योंकि वो लोग उसे अनॉय कर रहे थे। गोलियों की एक और आवाज उस एरिया में गूंज उठी। सॉकडोंग स्कूल की गैंग पैनिक में डॉयल पर लगातार सवाल चिल्लाती रही। सीओ क्यून को समझ नहीं आ रहा था कि डॉयल आखिर कहां से टपका था या वो उन पर अटैक क्यों कर रहा था, और उसने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं इलग्यांग स्कूल ने किसी असैसिन को तो नहीं भेजा है। जैसे ही डॉयल शांति से उसकी तरफ बढ़ा, सीओ क्यून डेस्परेशन में बोल पड़ा कि उसने तो बीएचएल को पकड़ने को कहा था। डॉयल ने उसे इग्नोर किया और बस इतना पूछा कि वो कौन था। सीओ क्यून भड़क उठा, पूछते हुए कि जब वो इलग्यांग से नहीं है तो वो उन पर अटैक क्यों कर रहा है। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद डॉयल ने उसे नीचे देखने को कहा। वो बंदा कंफ्यूज हो गया और पूछा कि इसका क्या मतलब है, पर डॉयल ने बस इतना कहा फेक। गन उसके चेहरे पर एम की और उसके सर में एक रबर बुलेट शूट कर दी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। थोड़ा पीछे से डोंग जियू मुस्कुराया और अनाउंस किया कि सॉकडोंग हाई उनका अगला टारगेट था। बेहोश होने से ठीक पहले अटैकर ने डॉयल से पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। डॉयल ने एक लफ्ज में जवाब दिया, पोर्क, और इसके साथ ही सॉकडोंग हाई को मिटाने का मूव शुरू हो गया। 2 महीने बाद एक गर्म दिन पर डॉयल एक पार्क में बैठा था, तभी पार्क जिनवू चलकर उसके पास आया। जिनवू ने डॉयल को ह्यूंग निम बुलाया, पर डॉयल ने उसे रोक दिया और याद दिलाया कि जिनवू तो पहले से 20 साल का है। फिर डॉयल ने पूछा कि वो आखिर उसके स्कूल में ट्रांसफर लेने में कैसे कामयाब हो गया। जिनवू जिद पर अड़ गया कि उसे वहीं रहना है जहां डॉयल हो, और उसे इस बात की परमिशन देने की भीख मांगने लगा। डॉयल ये दिखाता रहा कि वो ह्यूंग निम टाइटल से कितना अनॉय हो चुका था, पर जिनवू ने कहा कि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सबसे स्ट्रांग आदमी होता है वो अपने आप ह्यूंग निम बन जाता है। उसने आगे कहा कि मर्द लोग नेचुरली ग्रेट लीडर्स की तरफ खींचे चले जाते हैं, और उसे लगता था कि इलग्यांग में उसका पुराना बॉस सबसे बड़ी चोटी था। पर उस लीडर को हॉस्पिटल में पिटते हुए देखने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि इससे भी बड़ा एक पहाड़ यहाँ मौजूद है। डॉयल फिर सोचने लगा कि जिनवू अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है। उसने पहले ही उस क्रिकेट ऑफिसर को टेक्स्ट करके पूछा था कि जिनवू बाहर कैसे है। ऑफिसर ने जवाब दिया कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जिनवू को सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया गया, क्योंकि उन्हें जिनवू को इलग्यांग के क्राइम से जोड़ने वाला कोई प्रूफ नहीं मिला। उसने जिनवू को सिर्फ एक मसल क्रेजी फ्रीक बताया जिस पर वो कोई इल्जाम नहीं लगा सकते थे। जिनवू ने डॉयल के आगे सिर झुकाया और आगे की सारी लाइफ एक बड़े भाई की तरह उसको फॉलो करने की कसम खाई। डॉयल ने एक थकी हुई सांस ली और उसे जो चाह करने को कह दिया। जिनवू ने खुशी से ये बात मान ली। पार्क में सूजी कंप्लेन कर रही थी कि अचानक से इतनी गर्मी कैसे बढ़ गई और उसे कितना पसीना आ रहा है। बेंच से डॉयल ने खांसी की और बोला कि वो सोच रहा था कि वो कब यहाँ पहुंचेगा। फिर सूजी ने चहकते हुए पूछा कि कौन उसका पसीना पहुंचना चाहता है। जिनवू तुरंत आगे बढ़ा, पर सूजी ने उसे तुरंत थप्पड़ मार दिया, उसे परवर्ट बुलाया और पीछे हटने को कहा। इस केओस को देखते हुए डॉयल सोचने लगा कि क्या उसे इन सबको वहीं मार देना चाहिए और कोरिया छोड़ देना चाहिए। ये थॉट तब कट हो गया जब डोंग जियू गुस्से में वहां आया। वो इस बात से पागल था कि डॉयल टाइम पर नहीं था। डॉयल ने शांति से पॉइंट आउट किया कि उनके पास अभी भी 3 मिनट्स बचे थे, पर डोंग जियू लगातार कंप्लेन करता रहा। उसे झूठा बुलाया और कहा कि इस ट्रेनिंग का रियल फाइटिंग से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 2 महीनों से डोंग जियू सिर्फ अगले स्टेज के लिए रेडी होने के लिए लोअर बॉडी ट्रेनिंग कर रहा था। वो परेशान था क्योंकि डॉयल ने उसे अभी तक कोई रियल मूव्स नहीं सिखाए थे। उसे ये भी यकीन नहीं था कि ये ट्रेनिंग उसे सच में एक अच्छा फाइटर बना देगी। अपने फोन पर टाइमर चेक करते हुए डॉयल ने कोल्डली उसे चुप होने को कहा। अगर वो टूटना चाहता है तो उसकी मर्जी। बाद में स्कूल के बाथरूम में डॉयल ने उसे आखिरकार नेक्स्ट मिशन बताया, सॉकडोंग हाई स्कूल को मिटाना। इसे पूरा करने का बोनस 6 मिलियन वॉन था। बाथरूम स्टॉल के अंदर से डोंग जियू पूरी तरह स्टन रह गया। उसे लगा था कि ये सिर्फ 1 मिलियन वॉन होगा। फिर उसने डॉयल को रुकने को कहा क्योंकि वो अभी फोकस नहीं कर पा रहा था। डॉयल ने फ्लैटली रिफ्यूज किया और पूछा कि वो डोंग जियू के बाथरूम टाइमिंग के हिसाब से प्लानिंग क्यों करे। उसने आगे बताया कि सॉकडोंग इलग्यांग से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला था। डोंग जियू ऑलमोस्ट इमोशनल हो गया था, ये सोचकर कि डॉयल ने रिसर्च की है, पर डॉयल ने इस बात को तुरंत काट दिया। उसका रीजन सिंपल था, जो दुश्मन बाद में आते हैं वो हमेशा पहले वालों से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। डोंग जियू को लगा कि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। डॉयल ने ऐड किया कि डोंग जियू जैसा डेड वेट साथ होने से ये काम और भी मुश्किल हो जाएगा। उसने उसे याद दिलाया कि उसने प्रॉमिस किया था कि इन 2 महीनों में वो उसे लिमिट तक ट्रेन करेगा। अब डॉयल ने उसे एक टेस्ट दिया, प्रूव करो कि ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। उसे शो करना था कि वो सिर्फ एक बैगेज नहीं है। जूडो ट्विंस के जाने के बाद पार्क कैंग-वुक अब सुमिन का सबसे स्ट्रांग स्टूडेंट था, तो डॉयल ने डोंग जियू को कांग-वुक से लड़ने, उसे हराने और स्कूल पर कब्जा करने को कहा। जब डोंग जियू ने पूछा कि क्या डॉयल पहले से ही लीडर नहीं था, तो डॉयल ने इस आइडिया का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो वर्ल्ड क्लास था, कोई स्कूल बॉस नहीं। डॉयल ने प्रॉमिस किया कि अगर डोंग जियू सुमिन का टॉप डॉग बन गया
तो वो सॉ डोंग को सिर्फ एक हफ्ते में मिटा देंगे। डोंग जीयू का पार्क कैंग वुक को चैलेंज देने की खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई। स्टूडेंट्स पूरी तरह फायर्ड अप थे और इस पूरे किस्से को इनसेन बुला रहे थे। वो लोग इसे अपनी आंखों से देखने के लिए हॉल की तरफ भागे। जल्दी ही एक ह्यूज क्राउड डोंग जीयू और पार्क कैंग वुक के आसपास जमा हो गई। कैंग वुक फ्यूरियस था और चिल्ला रहा था कि ये इडियट्स उसके साथ फिर से मेस कर रहे थे। उनके आसपास स्टूडेंट शॉक में फुसफुसाने लगे कि डोंग जीयू सच में पार्क कैंग वुक के खिलाफ खड़ा हो रहा था। कहीं और एक भारी भरकम आदमी को बताया गया कि जिस बंदे ने बीएचएल को हराया था वो सुमिन हाई स्कूल से था। उसने इस रिपोर्ट की सच्चाई पर क्वेश्चन किया। उसके फॉलोअर्स ने कहा कि विटनेसेस ने ये क्लेम किया है, पर आसपास की सारी कैमरास की रिकॉर्डिंग्स मिटा दी गई थी, इसलिए ये अभी भी एक रूमर जैसा लग रहा था। फिर भी उसने इसका मजाक उड़ाया। बायसी चोल द रियल थिंग था। उसने गेस किया कि शायद नेशनल यूनियन का बेसी चोल की रिटायरमेंट के पीछे हाथ हो सकता है, पर उस बड़े आदमी ने इस बात को काट दिया। कोई चांस ही नहीं था कि सुमीन के बेवकूफों ने बायसी चोल को नीचे गिराया हो। उसने डिक्लेयर किया कि 12 नेशंस के नाम को मिट्टी में मिलाने वाले गद्दार पूरे सोल में पॉपअप हो रहे थे। फिर वो एक घर गया और दरवाजे का लॉक लात मारकर तोड़ दिया। उसने कहा कि वो उन चूहों को आगे फैलने से पहले पनिश करने आया था। अंदर जाकर उसने पार्क सांग सिक का नाम पुकारा और उसे रॉट बुलाया। उसने उस पर अपने लीडर का नाम यूज करके अपना खुद का बिजनेस बनाने का इल्जाम लगाया। पार्क सांग सिक पैनिक में आ गया और अपने आदमियों को अटैक करने के लिए चिल्लाने लगा। भीड़ से घिरे होने के बावजूद वो बड़ा अटैकर पूरी तरह शांत रहा। उसने एक ही पंच से एक आदमी को गिरा दिया और फिर दूसरों को भी बुरी तरह क्रश कर दिया। जब एक और ने उस पर स्टिक से वार किया तो वो आसानी से उसके बगल से निकल गया। उसने उस बंदे का सर पकड़ा और सीधा उसके चेहरे पर अपना घुटना दे मारा। फिर वो हैमर लिए हुए एक और गुंडे की तरफ मुड़ा और बाकी सब पर सीधा चार्ज कर दिया। एक के बाद एक ब्रूटल हिट्स उन्हें जमीन पर गिराने लगे। अपना हैमर उठाए हुए वो ह्यूज आदमी सीधा पार्क सांग सिक की तरफ दौड़ा। पार्क सांग सिक डर के मारे फ्रीज हो गया जब उसने देखा कि उसके सारे आदमी पहले ही जमीन पर गिरे पड़े थे और अब वो अकेला उस मॉन्स्टर के सामने था। डेस्परेट होकर उसने एक बेसबॉल बैट से वार किया और उस आदमी की मौत की दुआ मांगते हुए चीखा। अटैकर ने डॉज किया, फिर हैमर से उस पर वार किया और उसे जमीन पर पटक दिया। जब सब खत्म हो गया तो वो उन बॉडीज के बीच खड़ा तेजी से सांसें ले रहा था, ये सोचते हुए कि क्या किसी दूसरे के नाम को बिट्रे करने की यही कीमत थी। फिर उसने जमीन पर एक फ्लायर नोटिस किया, थंडरफिस्ट किम डॉयल डोमिनेट साउथ सोल। उसने उस ककर को क्रश करने की कसम खाई। यह जंक्शन सिक था सेउगडोंग हाई स्कूल का नंबर 2। वापस सुमिन हाई स्कूल में स्टूडेंट्स अभी भी हॉल में भीड़ लगाकर एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। डॉयल शांति से बैठकर डोंग जीयू और कांग वुक की फाइट देख रहा था। कांग वुक गुस्से से जोर जोर से सांसें ले रहा था और उन लोगों को गालियां दे रहा था जो उसके साथ मैस कर रहे थे। डोंग जीयू जमीन पर गिरा था। उसका चेहरा और बॉडी खून से लथपथ थी, पर वो धीरे धीरे होश में आने लगा था। एक स्टूडेंट को विश्वास नहीं हुआ कि वो अभी भी खड़ा हो रहा था। बीटिंग चलती रही और कांग वुक स्टन था कि इतने हैवी पंच के बाद भी डोंग जीयू वापस उठ खड़ा हुआ। तब भी डोंग जीयू मुश्किल से ही ठीक से खड़ा हो पा रहा था। कांग वुक पागल हो गया और उसे दोबारा गालियां देने लगा। वो चिल्लाया कि डोंग जीयू को वैसे ही नीचे पड़े रहना चाहिए था। फिर वो वापस पूरी ताकत से आया और एक और पंच डोंग जीयू के चेहरे पर दे मारा। डोंग जीयू ने वापस जवाब देने की कोशिश की, पर कांग वुक आसानी से डॉज कर गया और उसका मजाक उड़ाया कि वो कितना स्लो था। एक भयानक किक डोंग जीयू की साइड पर पड़ी और कांग वुक ने गुस्से में पूछा कि वो यूजलेस चीजें करने के लिए बार बार खड़ा क्यों हो रहा है। उस दर्द में भी डोंग जीयू की आंखों में ग्रिड झलक रही थी। कांग वुक ने उसके चेहरे पर एक और ब्रूटल किक मारी जिससे वो फ्लैट होकर हॉल के फ्लोर पर जा गिरा। डोंग जीयू का एक दोस्त फिक्र के साथ ये सब देख रहा था और धीरे से उसने उसका नाम पुकारा। उसे याद आया जब उसने पहले डोंग जीयू से पूछा था कि क्या डॉयल उसे लड़ना सिखा रहा है। डोंग जीयू हंसा था और उसने हाँ कहा था। वो इतनी मेहनत इसलिए कर रहा था क्योंकि वो हमेशा डॉयल पर डिपेंड नहीं रह सकता था। इस जवाब ने उसके दोस्त को शॉक कर दिया था, जिसे लगता था कि डॉयल पर डिपेंड रहना बिल्कुल नेचुरल बात थी। आखिरकार लाइफ में हर किसी की अपनी जगह होती है। डॉयल डॉयल था और वो लोग बस वो ही थे। हॉल में वापस आते हैं। डोंग जीयू एक बार फिर से उठा। उसने खून थूका और देखने वाले हर एक शख्स को स्टन कर दिया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी भी खड़ा था और कुछ तो सोचने लगे कि क्या उसकी हड्डियां टूट गई हैं। स्टूडेंट्स ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या ये वाकई में वही डोंग जीयू है जिसे वो जानते थे और वो क्यों बार बार खुद को फोर्स करके खड़ा हो रहा है। सांसें फुलाते हुए उसने एक बार फिर अपना गार्ड रेस किया। कांग वुक ने गुस्से और कंफ्यूजन के साथ उसकी तरफ देखा, नोटिस करते हुए कि डोंग जीयू की बॉडी ने उसकी बात सुनना बंद कर दिया था। फिर भी उसकी आंखों की वो शार्प स्टेयर अभी तक नहीं गई थी। कांग वुक को लगा कि ये बिल्कुल पहले जैसा था। डोंग जीयू उस ट्रांसफर स्टूडेंट के बिना अकेले कुछ नहीं कर सकता था। उसके लिए डोंग जीयू डॉयल को देखने के बाद पागल हो चुका था। उसने सोचा कि डोंग जीयू को सच में लगता है कि उसकी ये थोड़ी सी ब्रेवनेस कुछ चेंज कर देगी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो उसे उठने का मौका नहीं देगा। चिल्लाते हुए बोला कि इस बार वो उसे हमेशा के लिए नॉकआउट कर देगा। कांग वुक ने फिनिशर के लिए चार्ज किया। डोंग जीयू उस हिट के दौरान होश में रहा और उसने वापस स्विंग किया, पर कांग वुक अटैक को स्लिप कर गया और एक जोरदार किक मारी जिससे उसका एक दांत उड़कर दूर गिरा। डोंग जीयू बेहोश होकर गिर पड़ा। रिंग से कुछ दूर उसके दोस्त खौफ में उसका नाम चिल्ला उठे। डॉयल बिना एक लफ्ज कहे ये सब देख रहा था। कांग वुक बिना किसी रहम के डोंग जीयू पर बार बार किक्स बरसाता रहा। उसके ऊपर खड़े होकर पार्क कांग वुक फट पड़ा, चिल्लाते हुए कि डोंग जीयू की कोई औकात नहीं थी ऊपर चढ़ने की। वो उसे लगातार गालियां देता रहा और उस पर स्टॉम्पिंग करता रहा। सांस लेने की कोशिश करते हुए भी वो डोंग जीयू पर लगातार इंसल्ट्स पास कर रहा था। वो फ्यूरियस था कि डोंग जीयू को अभी भी अपनी औकात पता नहीं थी। फिर वो क्राउड की तरफ मुड़ा और किसी को भी उससे लड़ने के लिए चैलेंज करने लगा। उसी पल डोंग जीयू का दोस्त अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वो बार बार खुद से कह रहा था कि डॉयल डॉयल है और वो लोग सिर्फ उनके जैसे हैं।
डोंग जीयू ने कहा था कि वो कभी डॉयल जैसा नहीं बन सकता, पर जब कांग वुक मुस्कुराया उसे लगा कि डोंग जीयू आखिरकार पागल हो ही चुका है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उस आखिरी पंच ने डोंग जीयू को फिनिश कर दिया होगा। पर अचानक डोंग जीयू ने एक हार्ड काउंटर फेंक कर मारा, जिससे कांग वुक बेयरली डॉज कर पाया। उस पल डोंग जीयू को याद आया जब उसने डॉयल से पूछा था कि वो पार्क कांग वुक को कैसे हरा सकता है। डॉयल ने उसे करेक्ट किया था। सवाल ये नहीं था कि वो उसे कैसे हराएगा। फाइट में वापस आते हैं। उस ब्लो के बाद डोंग जीयू ने अपनी ग्राउंड होल्ड करके रखी और कांग वुक का हाथ पकड़ लिया। कांग वुक उसकी आंखों का लुक देखकर अंदर तक हिल गया और सोचने लगा कि क्या सच में ये किसी हारने वाले की शक्ल थी। डॉयल के शब्द उसे वापस याद आने लगे। इस लेवल पर फाइट्स फिजिकल गैप्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि एंड्योरेंस और विल से जीती जाती हैं। उसके और कांग वुक के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था, इसलिए ये मैच आखिर में उनकी टफनेस और स्टैमिना पर डिसाइड होने वाला था। और डॉयल ने कहा था कि डोंग जीयू ने इन 2 महीनों में एग्जैक्टली यही चीजें बिल्ड की हैं, जबकि कांग वुक ने कोई तैयारी नहीं की थी। प्लान काम कर गया। डोंग जीयू ने आखिरकार कांग वुक के चेहरे पर एक क्लीन पंच जड़ दिया। डॉयल ने उसे बताया था कि अगर वो पूरे 3 मिनट तक टिक गया तो कांग वुक उसके पंचेस की स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाएगा। और वाकई में कांग वुक स्लो होने लगा था, यहां तक कि अपने ही पैरों पर लड़खड़ा रहा था। डोंग जीयू की गालियों और टॉन्ट्स ने अपना काम कर दिया था। कांग वुक की बची खुची एनर्जी भी तेजी से बर्न कर दी। एक बार जब कांग वुक थक गया तो डोंग जीयू ने इस मौके का फायदा उठाया और एक जोरदार किक के साथ उसे जमीन पर ढेर कर दिया। उसके दिमाग में डॉयल की एडवाइस लगातार रिपीट हो रही थी। आखिर में कांग वुक के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। डॉयल ने कहा था कि जब कांग वुक का स्टैमिना खत्म हो जाएगा तो उसकी हर एक सांस नरक के बराबर दुखने लगेगी। और बिल्कुल वही हुआ। कांग वुक एक पंचिंग बैग में बदल चुका था। डोंग जीयू एक के बाद एक हिट्स लैंड करता जा रहा था और कांग वुक वापस जवाब तक नहीं दे पा रहा था। उस पल डोंग जीयू ने अपनी ब्रूटल ट्रेनिंग से जो भी स्ट्रेंथ बिल्ड की थी और जो भी एफर्ट उसने दी थी, वो सब पाक कांग वुक को तोड़ने में यूज हो रही थी। डॉयल की बात बार बार वापस आ रही थी। अकेले रॉ स्ट्रेंथ से बड़ी फाइट्स नहीं जीती जाती। जो चीज सच में मैटर करती है वो एक स्ट्रांग विल होती है, जिसके पीछे एक स्ट्रांग बॉडी हो। इन्हीं बातों को दिमाग में रखते हुए डोंग जीयू ने उस पर किक्स और पंचेस का एक तूफान बरसा दिया। डॉयल की आखिरी एडवाइस उसके दिमाग में गूंजने लगी। जब तुम्हें लगने लगे कि अब क्विट का टाइम आ गया है, तुम्हें बस एक आखिरी बार और पुश करना होगा। डोंग जीयू ने ये विल पावर अपनी पेनफुल मेमोरी से निकाली। वो दिन जब पार्क कांग वुक और बाकी लोग उसे बुली करते थे, उसकी पिटाई करते थे और यहां तक कि उसे किसी कुर्सी की तरह यूज करते थे। डोंग जीयू की आंखों में डिफाइंस भरी हुई थी जब उसने कसम खाई कि वो जिल्लत भरी लाइफ में कभी वापस नहीं जाएगा। उस रिजॉल्व के साथ उसने आगे बढ़कर एक हैवी स्टेप लिया। डोंग जीयू को रियलाइज हो गया कि उसे डॉयल जैसा बनने की जरूरत नहीं है, खुद अपने जैसा होना ही काफी था। वहां देख रहे सब लोग शॉक्ड थे। फिर डोंग जीयू ने अपना आखिरी ब्लो कांग वुक के सिर पर दे मारा और इस फाइट को खत्म कर दिया। कांग वुक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके फॉलोअर्स तक अंदर से हिल चुके थे और अपने लीडर की डिफीट पर गिरने लगे थे। डोंग जीयू के दोस्त तुरंत दौड़ते हुए उसके पास गए। उन्होंने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और उसकी जीत का जश्न मनाया। गर्व से चिल्लाते हुए बोले, लीडर मां डोंग जीयू। दूर कहीं रशिया की ब्लैकहेड ब्रांच में एक औरत ने सारी जमा की हुई इंटेल को एक सिक्योर ऐप कॉक्स के जरिए बाहर भेजा। बाद में जब डॉयल और डोंग जीयू वहां से जा रहे थे, डोंग जीयू ने डॉयल के नए वायरलेस ईयरबड्स नोटिस किए। उसने पूछा कि डॉयल को ये कहां से मिले, क्योंकि उसके अंकल की कंपनी ने अभी इन्हें रिलीज नहीं किया था और वो ये भी जानना चाहता था कि डॉयल किससे बात कर रहा था। डोंग जीयू लगातार उस पर क्वेश्चंस दाग रहा था, जिसमें यह भी शामिल था कि अब वो कहां जा रहे थे। डॉयल ने शांति से उसे याद दिलाया कि उसने प्रॉमिस किया था कि सॉक डोंग स्कूल 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा। एक जगह जो पूल हॉल जैसी लग रही थी, वहां सॉक डोंग का एक मेंबर एक स्टूडेंट को टॉर्मेंट कर रहा था। फोर्सफुली उसकी जीभ बाहर निकलवाकर एक जलती हुई सिगरेट उसके चेहरे के पास प्रेस कर रहा था। तभी डॉयल और डोंग जीयू वहां अंदर गए और शोर ने हर एक चीज को वहीं रोक दिया। गैंग लीडर्स उन्हें घूर कर फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो कौन थे। डॉयल शांति से खड़ा रहा और उसने बताया कि वो यहां अपना प्रॉमिस रखने आया था। उसके ठीक बाद वहां जो हुआ वो एक मैसेकर था। गैंग मेंबर्स हर जगह पिटे हुए पड़े थे, हर तरफ खून था और कुछ लोग पूल टेबल्स के ऊपर से फेंके जा चुके थे। गैंग लीडर खौफ से कांप रहा था। सॉक डोंग हाई का नंबर 4 जुंगसू पैनिक कर रहा था, ये सोचते हुए कि आखिर ये अटैकर कौन था और सुमान स्कूल के पास कोई इतना स्ट्रांग आदमी कहां से आ गया। एक झलक में देखा जा सकता था कि डॉयल कितनी आसानी से उन्हें क्रश कर रहा था, जबकि जुंगसू नोटिस कर रहा था कि उसका फाइटिंग स्टाइल कितना स्ट्रेंज था। डॉयल जुंगसू के पास चलकर आया और पूछा कि क्या वो जीना चाहता था या मरना। इस सवाल ने जुंगसू को कंप्लीटली फ्रीज कर दिया। डॉयल ने उसे बोला कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो ध्यान से सुने, क्योंकि उसे सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। पहला, उसने उस नए गैम्बलिंग साइट के बारे में पूछा जिसका टारगेट छोटे बच्चे थे। उसने जुंगसू को ऑर्डर दिया कि इससे जुड़ी हर एक एविडेंस और इसमें इन्वॉल्व हर एक नाम उसके हवाले कर दे। सब कुछ एक उस ऐप पर सेंड किया जाना था जो डॉयल ने अभी अपने फोन पर डाली थी। उसका दूसरा ऑर्डर था कि वो जाकर वुन वी क्वांग को बताए कि उसके पास सुमान स्कूल आकर उसके आगे घुटने टेकने की एक डेडलाइन थी। फिर डॉयल ने डोंग जीयू की तरफ इशारा करके क्लियर कर दिया कि उस लीडर को उसके लीडर के सामने सरेंडर करके घुटने टेकने ही पड़ेंगे, वरना ब्लड शेड होगा। इस बात ने जुंगसू को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया, जो सोचने लगा कि ये चश्मे वाला बच्चा सुमान का नया बॉस है। आखिरकार डॉयल जैसे किसी मॉन्स्टर को ऑर्डर देने वाला कोई काफी डेंजरस ही होगा। डोंग जीयू ने अचानक पैनिक करना शुरू कर दिया और डॉयल को रोकने की कोशिश करने लगा। उसे यकीन था कि वुन वी क्वांग बस उनके मांगने से वहां नहीं आएगा। हड़बड़ाते हुए डोंग जीयू ने पूछा कि ये कौन सा ग्विक्वांग था और भड़कते हुए डॉयल को इनसेन बुलाया ऐसी क्रेजी बात सोचने के लिए। डॉयल ने शांति से जवाब दिया कि इससे एक गैंग वॉर स्टार्ट हो जाएगी। इसने डोंग जीयू को और पागल कर दिया। उसने डॉयल को एक साइकोपैथ बुलाया और चिल्लाया कि गैंग वॉर्स अब आजकल नहीं होते। डॉयल ने अपनी लॉजिक सिंपल तरीके से सामने रखी। हर बार जब वो किसी को पीटता था, उसे कोई और ज्यादा स्ट्रांग वहां टपक पड़ता था। वो इस सब से पक चुका था, इसलिए वो एक ही झटके में सॉक डोंग स्कूल को वाइप आउट कर देगा।
डोंग जियू चिल्लाया कि उनकी बहुत ज्यादा तादाद की वजह से वो ऐसे ही मर जाएंगे, पर डॉयल ने उसे इन सब की परवाह ना करने को कहा। वो वापस जुंगसू की तरफ मुड़ा और अपना ऑर्डर रिपीट करते हुए बोला कि वोंग गुइक्वांग को यहां लेकर आओ। जुंगसू अजीब तरीके से हंसने लगा, और जब डॉयल ने उसे जान से मारने की धमकी दी तो उसने बताया कि वो इसलिए हंसा क्योंकि आज तक किसी ने उनके लीडर से मिलने की मांग नहीं की थी। नॉर्मली इसका उल्टा होता था। कहीं और गिमचिन में एक बारिश वाली रात को कोई बारिश में खड़ा पूरी डिस्पेयर में रो रहा था। गिमचिन वापस लौटते हैं, एक आदमी खौफ से फाइट देख रहा था, ये सोचते हुए कि अटैकर इस तरह मूव कर रहा था जैसे वो इंसान ही ना हो। तभी उसे रियलाइज हुआ कि रूमर्स सच थी, अटैकर वही गोस्ट था। उसकी स्पीड देखकर उसने वहां से जान बचाकर भागने का फैसला किया, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता अटैकर ने उस पर जंप किया और उसे फिनिश कर दिया। ये साफ था कि ये ब्रूटल फाइटर बिना किसी रहम के अपने दुश्मनों को चीर रहा था। बची हुई गैंग ने अपनी आखिरी डेस्परेशन में उस गोस्ट पर रश किया। गोस्ट को उनकी तादाद की कोई परवाह नहीं थी और उसने डार्कली मुस्कुराते हुए उनका सीधा सामना किया। एक ब्लेड का यूज करके वो उनके बीच इतनी टेरिफाइंग स्पीड से मूव कर रहा था और एक के बाद एक उन्हें काट रहा था बिना किसी रहम के। अपने आसपास के बंदों को वाइप आउट करने के बाद गोस्ट ने उनके लीडर को अपने नेक्स्ट टारगेट के रूप में लॉक किया। उसने सीधा उस गैंग लीडर पर चार्ज किया और मुस्कुराया। सोचा कि उसने हिट लैंड कर दी है, पर उस आदमी को खरोच तक नहीं आई थी। जुंगसू ने डॉयल को बताया कि जिस शख्स को वो ढूंढ रहा है वो सोल में है, एक रिवेंज ट्रिप पर गया हुआ है। गोस्ट शॉक्ड रह गया ये देखकर कि लीडर कोई आसान शिकार नहीं था, और तभी एक फीटल पंच उसकी तरफ आया जिसे डॉज करने का कोई रास्ता नहीं था। उसके इम्पैक्ट ने गोस्ट को हवा में उड़ा दिया। लीडर ने उसके बाद एक आखिरी ब्लो मारा, गोस्ट को नॉकआउट कर दिया और उसके दांत हवा में उड़ते हुए दिखे। उसके बाद उसके एक आदमी ने उसे रिपोर्ट करने को कहा कि नतीजा क्या निकला। वो लीडर और कोई नहीं बल्कि वोंग गुइक्वांग था, सॉकडोंग स्कूल का हेड और 12 नेशंस में से एक। कहीं और एक ऐसी जगह जो एक मैक्स सिक्योरिटी प्रिजन की तरह लग रही थी। बेसी चियोल एक व्हील चेयर पर बैठा था जो उसकी डिफीट से हुए हमेशा के डैमेज का प्रूफ था, जबकि एक विजिटर उसका इंतजार कर रहा था। कहीं और जंग चुनसिक जुंगसू के साथ बैठा था, जिसने उसे एक फ्लायर दिखाया जिस पर लिखा था किम डॉयल ऑफ द थंडरफिस्ट रूल्स साउथ सोल। उसने रिपोर्ट दी कि सीओ क्यून के क्रू को हॉस्पिटल भेज दिया गया है और पूल हॉल पर हुए अटैक के बारे में भी बताया। जुंगसू ने अपनी रिपोर्ट खत्म करते हुए कहा कि अटैकर सुमान के नए लीडर मा डोंग जियू का एक फॉलोअर था। उसने ये भी बताया कि डॉयल ने अंदर आकर डिमांड की थी कि उनका लीडर आकर उसके आगे घुटने टेके। अपनी इज्जत बचाने के लिए जुंगसू ने झूठ बोला और क्लेम किया कि उसने डॉयल को खूब खरी खोटी सुनाई और उसे वहां से भगा दिया। जंग चुनसिक फट पड़ा और उसने उस फ्लायर को फाड़ दिया। भले ही उसने कहा कि दुनिया पागल हो चुकी है, पर उसने उन सबको उस फ्लायर को इग्नोर करने का ऑर्डर देकर चौंका दिया। जब जुंगसू ने इस फैसले पर क्वेश्चन किया तो चुनसिक ने कहा कि डॉयल बस एक झूठा है जो ये क्लेम करके फेम के पीछे भाग रहा है कि उसने बाय सी चियोल को पीटा है। उसने डॉयल की तुलना किसी पुराने आदमी से की जिसने 12 नेशंस के नाम पर दाग लगाया था और उसे एक और नोबडी बुलाया जो अटेंशन के लिए डेस्परेट है। चुनसिक जुंगसू से कहता रहा कि कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बाय सी चियोल को डॉयल ने पीटा था। उसके हिसाब से डॉयल सिर्फ उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा था और डोंग जियू को एक फ्रंट की तरह यूज करना किसी ओल्ड स्कूल गैंगस्टर की हरकत जैसी लग रही थी। उसने अपनी बात ये कहकर खत्म की, ऐसे लोग हमेशा मरते ही हैं, मक्खी जैसा कचरा जिसे निपटना भी टाइम वेस्ट है। बाद में एक बारिश वाले दिन डॉयल डोंग जियू को ब्लैकहेड्स की क्लोज रेंज कॉम्बैट की बेसिक सिखा रहा था। अभी भी वरीड डोंग जियू ने पूछा कि क्या डॉयल को वाकई लगता है कि वोंग गुइक्वांग सुमिन स्कूल आएगा। डॉयल ने नॉर्मली कहा कि वो उसे किसी तरह पीट देगा। डोंग जियू भड़क गया, इस बात पर कन्विंस्ड कि डॉयल को कोई आइडिया नहीं है कि गुइक्वांग असल में कितना टेरिफाइंग है या वो बाकी सबसे कितना ऊपर खड़ा है। उसने सपोर्ट के लिए जिनवू की तरफ देखा और जिनवू ने नर्वसली कहा कि गुइक्वांग इंसानी हदों के पार जा चुका है। डॉयल ने कामली उसकी बात काट दी, वो अभी भी इंसान है। अपनी बात साबित करने के लिए डोंग जियू ने एक पुरानी स्टोरी निकाली। मिडिल स्कूल में उसने एक रूमर सुनी थी कि वोंग गुइक्वांग ने एक भालू को पीट कर मार डाला था। उसने इस रूमर को 3 साल पहले की एक घटना से जोड़ा जब चोंगयू जू से एक काला भालू भाग गया था और पूरे एरिया में तबाही मचा दी थी, इससे पहले कि वो बाद में मरा हुआ मिला। स्टोरी के अकॉर्डिंग गुइक्वांग ही वही था जिसने उसे मारा था। डोंग जियू ने डॉयल से भीख मांगी कि वो इसे सीरियसली ले, पर डॉयल ने उस वार्निंग को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ठीक तभी जब डॉयल ये सोच रहा था कि उसे अभी और कितना कुछ करना है और यहाँ से कोई वापस लौटने का रास्ता नहीं है, पास में छुपा कोई उनकी बातें सुन रहा था। सीन डॉयल पर वापस आया जो जूस पी रहा था और कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि वोंग गुइक्वांग सुमान जरूर आएगा। कहीं और जुंगसू जंग चुनसिक को फिर से रिपोर्ट कर रहा था। उसने हिचकिचाते हुए कन्फेस किया कि डॉयल में कुछ तो अजीब लग रहा था। उसकी मूवमेंट्स उसे हाची हु की याद दिला रही थीं और वो सुमान के लीडर मा डोंग जियू जिसके लिए डॉयल काम करता था उसके बारे में भी वही सोचता था। जुंगसू ने कहा कि उन्हें आगे और स्ट्रांग होने से पहले ही मिटा देना चाहिए, पर चुनसिक ने हंसकर पूछा कि क्या उसने नेशनल यूनियन वाले हाची हु की बात की है। उसने कहा कि अगर डॉयल सच में उस लेवल का होता तो वो अब तक मर चुका होता। ये सुनकर जुंगसू बिटरली सोचने लगा कि उसने लगभग चुनसिक को बता दिया था। चुनसिक ने उसे ये बकवास बंद करने को कहा और उसकी जगह एक ड्रिंक लेने को बोला। ठीक उसके बाद वो चुंगिल हाई स्कूल की एक लड़की पर लाइन मारने लगा। उसने यहाँ तक कि जुंग हुनवू को कॉल करके उसके लिए स्कूल आसान बनाने का ऑफर भी दिया। ये देखकर जुंगसू ये सोचे बिना नहीं रह सका कि चुनसिक को अपने आदमियों की पहले फिक्र करनी चाहिए। उसके बगल में खड़ा जुंगसू अपने ख्यालों में अटका हुआ था। अगर उसने डॉयल को डिसोबे किया तो वो मारा जाएगा, पर अगर उसने वही किया जो डॉयल चाहता था और सुमान को रिपोर्ट किया तो उसकी पूरी गैंग का बुरी तरह जलील होना तय था। चाहे वो कुछ भी चुने, उसकी जिंदगी नरक बनने वाली थी। तभी यूम गो चलाने वाला आदमी दौड़ते हुए अंदर आया। सांस फूलते हुए उसने चिल्लाया कि एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है। आखिरकार उसके मुंह से अल्फाज निकले, वर्कशॉप हैक हो चुकी है। जंग चुनसिक 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, फिर पूछा कि क्या ये सच है। उसी बारिश वाली रात एक जायंट स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ। ये एक डायरेक्ट थ्रेट थी। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया था।
अगर उन्हें पासवर्ड चाहिए तो उन्हें सुमान हाई स्कूल आकर मा डोंग जियू से मिलना होगा। अगले दिन ठीक रात 8 o'clock बजे। अगले दिन चुनसिक के फॉलोअर्स में से एक ने उसे अपना फोन दिखाया और कंफर्म किया कि मा डोंग जियू वही बच्चा था जो सुमान स्कूल का नया लीडर था। चुनसिक पहले से ही कॉल पर था, क्लियरली इरिटेटेड। फिर हालात और खराब हो गए। साइमन वर्कशॉप पर भी डाका डाला गया था। इसने उसे आग बबूला कर दिया और उसने अपने हाथ में अपना फोन कुचल दिया। उसने मा डोंग जियू का नाम रिपीट किया और फिर भयानक गालियां देने लगा। इन सब से दूर डॉयल बारिश में यूं चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो अचानक ऐसे रुका जैसे उसने किसी की मौजूदगी महसूस की हो। हैक्ड वर्कशॉप में चुनसिक ने पूछा कि ये रैंसमवेयर आखिर होता क्या है। उसने फिगर आउट किया कि अगर उनके पास पासवर्ड हो तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। फिर कॉल करने वाले पर चिल्लाया कि उसे ठीक से एक्सप्लेन करे। अब तक प्रेशर साफ तौर पर उस पर हावी हो रहा था। उनकी हीटेड बातें रुक गईं जब कोई इंपॉर्टेंट शख्स वहां पहुंचा। एक फॉलोअर ने जल्दी से अनाउंस किया कि बॉस आ चुके हैं और सबने एक साथ उन्हें बो किया। ये वन गुइक्वांग था, उनका टॉप लीडर। जंग चुनसिक आगे बढ़ा और उनका जल्दी वेलकम न करने के लिए माफी मांगी। गुइक्वांग बैठा और कोल्डली पूछा कि सुमान हाई स्कूल कहाँ है, जिससे चुनसिक ऑफ गार्ड पकड़ा गया। फिर गुइक्वांग ने एक नए बैटिंग गेम का जिक्र किया जो प्रिजन में चल रहा था। स्टोरी प्रिजन के मीटिंग रूम पर कट होती है। वहां गुइक्वांग ने बेसी चोल को विजिट किया था जो अब व्हीलचेयर पर था। उसने कहा कि वो पैसों की बात करने आया था, पर अब उसे बस निराशा महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसे आदमी से डिस्कस करने को कुछ नहीं बचा था जो व्हीलचेयर पर अटका हुआ हो। बासी चोल ने वार्न किया कि इस हालत में पहुंचने में सिर्फ एक पल लगता है। फिर उसने ऐड किया कि एक डीमन सुमान हाई स्कूल में रह रहा है। उस विजिट के बाद वॉन गुइक्वांग ने जंग चुनसिक को ऑर्डर दिया कि उनके अंडर काम करने वाले सभी ग्रुप्स को जमा करे और सुमान हाई स्कूल की तरफ निकले। कहीं और वो शख्स जो डॉयल और डोंग जियू की बातें छुप के सुन रहा था, बारिश में सड़क पर चल रहा था। वो डॉयल के ठीक सामने आया, उसे कमांडर बुलाया और कहा कि बहुत वक्त हो गया है। फिर वन गुइक्वांग ने डिक्लेयर किया कि सोक डोंग गैंग अगले दिन सुमान स्कूल पर हमला करेगी। इस बीच बुसन में ब्लैकहेड का लीडर किम डेओंग डॉयल से मिल रहा था। डेओंग ने कंप्लेन किया कि डॉयल ने उसे इतनी दूर बुसन तक बुलाया जबकि वो सोल में भी मिल सकते थे जहां उसकी मां रहती थी। उसने कहा कि उसे पोर्ट्स बहुत पसंद है क्योंकि वहां जमीन और समुद्र के रास्ते मिलते हैं और उसके लिए ये बहुत रोमांटिक था। फिर उसने डॉयल को प्यार से बेटा बुलाया और कहा कि उसने उसे बहुत याद किया। डेओंग आगे कहता रहा कि डॉयल को कोरिया में आए हुए पूरा 1 साल हो चुका है और उसने शायद काफी कुछ देख लिया होगा। उसने पूछा कि डॉयल कब यहां से जाने का प्लान कर रहा है और उसे यहां तक कि एक कोरियन फेस मास्क भी ऑफर किया। डॉयल ने उसे वहीं चुप करा दिया, ये कहते हुए कि वो पहले ही क्लियर कर चुका है कि वो कभी वापस नहीं जाने वाला। डेओंग जोर से हंसा और पूछा कि क्या डॉयल अभी भी उसके फ्रोजन बैंक अकाउंट्स के बारे में नाराज है। उसने जोर देकर कहा कि ये काम फाइनेंस टीम ने किया था, उसने नहीं। डॉयल ने बस इतना पूछा कि क्या सिर्फ यही बात थी। फिर वो वहां से उठकर जाने लगा, ये कहते हुए कि उसे कहीं जाना है। उसका बाप उसे खाने के लिए वहां रोकने की कोशिश करता रहा, पर डॉयल वहां से निकल गया, जिससे डेओंग बड़बड़ाने लगा कि अपने बेटों को हैंडल करना प्रेसिडेंट से मिलने से भी ज्यादा मुश्किल है। जैसे ही डॉयल वहां से जा रहा था, उसके बाप ने पीछे से चिल्लाया कि वो उससे प्यार करता है। डॉयल के जाने के बाद डेओंग ने अपने एक आदमी जी ग्वान को पास बुलाया जो ब्लैकहेड्स की स्पेशल टीम से था। उसने उसे डॉयल पर नजर रखने को कहा। डेओंग ने कंप्लेन की कि उसका बेटा जहां भी जाता है वहां आफत लेकर आता है। उसने जापान का जिक्र किया और एक्सेप्ट किया कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर भी उसने नोटिस किया कि जीग्वान के आसपास होने पर डॉयल फाइन लगता था, इसलिए उसने जीग्वान को ऑर्डर दिया कि उसके बेटे को वापस लेकर आए। जीग्वान ने बहुत इज्जत के साथ उस कमांड को एक्सेप्ट कर लिया। बाद में जब डॉयल एक हॉलवे से गुजर रहा था तो जीग्वान वहां पहुंच गया। डॉयल ने उसे एक कोल्ड लुक दिया और पूछा कि क्या उसके पीछे पीछे घूमना मौत की इच्छा है। वापस सुमान स्कूल में ग्राउंड पर बनी घड़ी रात के 7:58 PM शो कर रही थी। डोंग जियू पैनिक में अपना फोन घूर रहा था। उसे लग रहा था कि डॉयल पागल हो चुका है इस बात पर इतना श्योर होने के लिए कि सोक डोंग गैंग सच में आएगी। अब उसे डर लग रहा था कि उनका पूरा प्लान पानी में बह चुका था। तो उसने डॉयल को टेक्स्ट किया पूछते हुए कि वो कहाँ है और अभी तक स्कूल क्यों नहीं पहुंचा। डॉयल ने जवाब दिया कि वो रास्ते में है। इस रिप्लाई के बावजूद डोंग जियू लगातार सोच रहा था कि वो क्या करेगा अगर डॉयल कभी आया ही नहीं और सब कुछ छोड़ दिया। ग्राउंड पर किसी और जगह जो यंगचुल सोच रहा था कि वो इतनी रात गए यहाँ आखिर कर क्या रहे थे। पाक कांग वुक ने कहा कि वो लोग उसके लिए यहाँ आए थे, एक ऐसा आदमी जिसके ऑर्डर्स इग्नोर नहीं किए जा सकते थे। और जब डोंग जियू ने इतने सीरियसली पूछा था तो उसे लगा कि उसके पास मदद करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। वो अभी भी श्योर नहीं था कि वो मांग थी या ब्लैकमेल। जो यंगचुल ने कहा कि उन्हें यहां से निकलना चाहिए, पर कांग वुक और रुककर वेट करना चाहता था। पास ही पार्क जिनवू पागलों की तरह हंस रहा था। सोक डोंग से फाइट होने को लेकर थ्रिल था। उसने अपने मिलिट्री डेज से लेकर अब तक का ये अपना सबसे बड़ा फाइट मान रहा था। ग्राउंड के आसपास सुमान के स्टूडेंट्स पार्क जिनवू की तारीफें कर रहे थे और उनमें से एक ने पॉइंट आउट किया कि वो कितना एथलेटिक लग रहा था। फिर सुमन हाई स्कूल की चीयर स्क्वाड वहां पहुंची। एक लड़की ने अपनी दोस्त मीना से कहा कि ये सब तो एक गैंग वॉर जैसा लग रहा है और सोची कि यहाँ चीयर स्क्वाड की आखिर क्या जरूरत है। मीना ने जवाब दिया कि किसी भी सिचुएशन में एक प्रिटी लड़की का चीयर करना हमेशा मैटर करता है। फिर उसने क्राउड पर नजर घुमाई, अनॉय होते हुए कि डॉयल वहां नहीं था और अब उसे बाकी सबको देखना पड़ रहा था। इस बीच डोंग जियू लगातार अपना फोन घूर रहा था। डॉयल को गालियां दे रहा था इस पूरे केओस को शुरू करके गायब हो जाने पर। जब घड़ी में 7:59 PM बजे तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सोक डोंग से लड़ने का कोई सेंस नहीं बनता और उन्हें जब तक हो सके तब तक भाग जाना चाहिए। इसने डोंग जियू को और भी ज्यादा पैनिक कर दिया। वो डर के मारे कांप रहा था। इस बीच योंगदेंगपो स्टेशन पर डॉयल जिगुआन के साथ चल रहा था, जिसने कहा कि उसे डॉयल के घर के पास एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिल गया है। डॉयल भड़क गया कि अगर उसे मरना है तो वो चुपचाप जाकर मर जाए। फिर उसने टाइम चेक किया 8:11 PM और रियलाइज किया कि वो वाकई में बहुत लेट था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, किसी ने जानबूझकर उसके कंधे पर जोरदार टक्कर मारी। वापस ग्राउंड पर सब लोग सोच रहे थे कि आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है। अब 8 बज चुके थे।
डोंग जियू अचानक हंसने लगा, थोड़ी रिलीफ की वजह से, क्योंकि डीप डाउन उसे पता था कि इस सब का कोई सेंस नहीं बनता। बाकी सब भी रिलैक्स हो गए, ये सोचते हुए कि सॉकडोंग इसलिए नहीं आया क्योंकि सुमान का नाम पहले से ही काफी खराब था। माहौल काफी लाइट हो गया और मीना तो फ्राइड चिकन भी ले आई उस फाइट के लिए जो कभी हुई ही नहीं। जल्दी ही स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगे और ग्रुप फोटोज लेने लगे। पाक कांगवुक ने मजाक उड़ाया कि उसे लगा था कि आज उन्हें अपनी पावर दिखानी थी, फिर अपने दोस्त से एक सिगरेट मांगी। एक सेकंड के लिए माहौल फिर से टाइट हो गया। जब उसने अपनी बात रिपीट की तो उसका दोस्त बस स्कूल गेट की तरफ शॉक में घूर रहा था। एक मैसिव भीड़ सीधा उनकी तरफ आ रही थी। ये दृश्य डोंग जियू और बाकी सबको पूरी तरह स्टन और टेरिफाई कर गया। हमलावर ग्रुप बिना स्पीड कम किए ग्राउंड पर घुस आया। उनके लीडर्स नजर आने लगे। जंग योंगह्वान कांगीहो हाई स्कूल का हेड, जंग डोंगमान मंशन हाई स्कूल का लीडर, बै यूहान सेओकडोंग का नंबर 3 और जंग चुनसिक उनका नंबर 2। फिर उनका लीडर वोन वी क्वांग आगे बढ़ा और रोड, ये पूछते हुए कि सुमान का डीमन कौन है। ठीक उसी वक्त स्टेशन में यू जोंग सू ने डॉयल का रास्ता रोका और मुस्कुराते हुए उसे ग्रीट किया। जी क्वान ये सब देख रहा था और उसने सोचा कि ये सब अब एक बहुत बड़ा पेन बन चुका है। स्टेशन पर नॉर्म ग्रुप के लीडर यू हा योंग ने डॉयल से कहा। उसने कहा कि वो लोग पहली बार किसी को छोड़ सकते हैं पर कभी दूसरी बार नहीं। वापस सुमान स्कूल में 8:24 PM तक फाइट पहले ही शुरू हो चुकी थी। डोंग जियू को इतना जोरदार पंच लगा कि उसके चश्मे उड़कर दूर गिरे और वो सीधा जमीन पर जा गिरा। एक साइड में वोन ग्वीक्वांग शांति से बैठा था और हाथ में ड्रिंक के साथ कच्चा मीट खा रहा था। वो देख रहा था कैसे सुमान के स्टूडेंट्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था। डोंग जियू पैनिक में दौड़ रहा था, उन पर चिल्लाते हुए कि वो सब उससे दूर रहें। ग्वीक्वांग ने मीट का एक और टुकड़ा उठाया और जंग चुनसिक से पूछा कि क्या ये भगोड़ा ही वाकई में सुमान का लीडर था। चुनसिक ने कहा कि इसका चेहरा फोटो वाले चेहरे से मिलता जुलता लग रहा है। फिर उसने ऐड किया कि उसके हुलिये को देखकर लगता है डोंग जियू बस एक चमचा था जो किसी और का नाम यूज करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी बे यूहान इस बात से कन्विंस नहीं था। वो सोच रहा था कि कैसे किसी गैर ने उनकी यूनयांग और सिम्यूने वाली 2 शॉप्स पर हमला कर दिया। चुनसिक ने उसका मजाक उड़ाया, पूछते हुए कि क्या उसे सच में लगता था कि डोंग जियू कोई इंपॉर्टेंट शख्स था। यू ह्वान ने कहा कि उसके कहने का वो मतलब नहीं था। जो चीज उसे परेशान कर रही थी वो ये थी कि इन बेवकूफों में सॉकडोंग स्कूल को चैलेंज करने की हिम्मत कहां से आई और इसमें से किसी भी चीज का कोई सेंस नहीं बनता था। उनके आसपास सुमान के स्टूडेंट्स लगातार क्रश किए जा रहे थे। ग्वीक्वांग मीट खाता रहा और पूरे कॉन्फिडेंस से बोला कि शैतान यहीं पर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेसी च्योल ने उसे पहले बताया था। इन सब के बीच डोंग जियू को याद आया जो डॉयल ने उसे ब्लैकहेड की क्लोज कॉम्बैट के बारे में पहली चीज सिखाई थी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। रूल सिंपल था, चाहे कुछ भी हो जाए शांत रहो। पर तभी एक हमलावर ने उसे लीडर के रूप में पॉइंट आउट किया और सबको उस पर टूट पड़ने को कहा। डोंग जियू डर से पागल हो गया और भागते हुए चिल्लाया कि वो लीडर नहीं है। उसने दिल से सोचा कि जब किसी की जान खतरे में हो तो वो आखिर शांत कैसे रह सकता है। फिर उसे अपना दूसरा लेसन याद आया, अपना स्टैमिना बिल्ड करो और बचा कर रखो, जितना हो सके उतनी कम एनर्जी यूज करो। डोंग जियू ने सोचा कि शांत रहने का काम थोड़ी देर बाद भी हो सकता है, कम से कम उसने एंड्योरेंस के लिए तो हार्ड ट्रेनिंग की ही थी और उसे वो सारी ब्रूटल वर्कआउट्स याद आने लगी। फिर भी भागते और मार खाते हुए उसे रियलाइज हुआ कि सिर्फ ट्रेनिंग काफी नहीं है और वो दर्द और पैनिक में चिल्लाने लगा। उसे समझ आ गया कि एक के मुकाबले बहुत वाली लड़ाई में दूसरी साइड आपसे पहले ही कहीं ज्यादा स्टैमिना के साथ स्टार्ट करती है। फिर एक सेकंड के लिए उसके पैर फिसल गए और एक गैंग मेंबर ने उसके चेहरे पर जोरदार किक दे मारी। इस हिट ने डोंग जियू को हवा में उड़ा दिया। वो मुश्किल से उठने की कोशिश करने लगा, हांफते और थके हुए हालत में। हमलावरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और कहा कि जो अब होने वाला है उसे एक्सेप्ट कर लो। टूटा हुआ और डरा हुआ डोंग जियू चिल्लाया, पूछते हुए कि इतनी बड़ी भीड़ के सामने एंड्योरेंस आखिर किस काम की। तभी अचानक रबर बुलेट्स उस केओस के बीच से चीरते हुए निकली। एक क्विक फ्लैशबैक में दिखाया गया कि डॉयल किसी को गन दे रहा था और बदले में 2 मिलियन वॉन की मांग कर रहा था। खरीदार शॉक्ड था कि वो इतनी कीमती चीज ऐसे ही दे रहा था। वो वेपन असल में एक 9mm ग्लॉक 24 थी जिसमें स्पेशल रबर राउंड्स लोडेड थे। वापस ग्राउंड पर शूटर और कोई नहीं बल्कि एक बड़ा स्टूडेंट था जिसका नाम चांगसू था और उसने एक प्रोटेक्टिव वेस्ट पहनी हुई थी। उसने पूछा कि क्या डोंग जियू ठीक है और डोंग जियू ने उसे पहचान कर उसका नाम पुकारा। पर इससे पहले कि कोई कुछ और बोलता, सॉकडोंग के एक मेंबर ने डोंग जियू को एक किक मारकर दोबारा गिरा दिया। अटैकर मुस्कुराया, ये पूछते हुए कि ये सुअर कौन था और उसे पीटना शुरू कर दिया। डोंग जियू चीखते हुए चांगसू का नाम पुकारता रहा जबकि चांगसू वहां पंचेस और किक्स की बारिश के बीच आ पहुंचा। डोंग जियू चिल्लाया कि वो लोग ऐसी भीड़ में लोगों पर हावी होने वाले कावड़ थे। उनमें से एक जोर से हंसा और पलट कर जवाब दिया। वो किसी को कावड़ कैसे बोल सकते थे जबकि उनकी खुद की साइड ने एक गन का यूज किया। ठीक तभी डोंग जियू को डॉयल की तीसरी लेसन याद आई, बेसिक्स पर टिके रहो। एक गैंग मेंबर चिल्लाया कि वाकई में गन यूज करना कावड़ली ही था, पर डोंग जियू गन पकड़ने वाला शख्स नहीं था। उसने सीधा चार्ज किया, एक पंच के बगल से निकला और एक क्लीन काउंटर हिट किया। वो लड़का सीधा जमीन पर ढेर हो गया। डोंग जियू कॉन्फिडेंस से चमक उठा जब उसका प्रैक्टिस किया हुआ डबल पंच काम कर गया। उसने चांगसू को डटे रहने को कहा, वो उन कमीनों से इसकी पूरी कीमत चुकाएंगे। पर उम्मीद की वो चिंगारी ज्यादा देर नहीं टिकी। सॉकडोंग के एक मेंबर ने उसे पीछे से एक किक मारी, मां डोंग जियू को गालियां दी और सबको उसे कुचल देने का ऑर्डर दिया। जैसे ही एक के बाद एक बार उस पर गिरने लगे, डोंग जियू को अपना चौथा लेसन याद आया, अपने गुस्से और अपने जज्बे का इस्तेमाल करो। वो बार बार पिट रहा था। सुमान के स्टूडेंट्स ने देखा कि सिचुएशन कितनी खराब थी। उनकी तादाद 10 के मुकाबले 1 हो चुकी थी। जो यंगचुल ने पाक कैंगवुक को बोला कि उन्हें अब भागना चाहिए। जो यंगचुल पहले से ही भागने की तैयारी कर रहा था और उसे अपने साथ चलने को चिल्ला रहा था। थोड़ी देर के पॉज के बाद पाक कैंगवुक उसके पीछे दौड़ा और उसे रुकने को कहा। फिर पाक जिनवू ने वहां जंप किया और अपनी क्रेजी ताकत का जलवा दिखाया। अकेला ही सॉकडोंग के 30 मेंबर्स को गिरा दिया।
बेयुहान ने यह सब देखा और माना कि पार्क जिनवू स्ट्रांग था, ठीक वैसे ही जैसा इल्ग्यांग के नंबर 3 से उम्मीद की जा सकती है। पर उसने सुमान के बाकी सबको बकवास बोलकर नजरअंदाज कर दिया। उसी समय जांग चूनसिक ने अपने आदमियों को आगे बढ़ने और उन्हें वहीं खत्म करने के लिए चिल्लाया। अब रात के 8:42 PM हो चुके थे और बेयुहान अभी भी इस अजीब से एहसास से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। इन स्कूल के आवारा लड़कों ने आखिर उनके वर्कशॉप्स पर अटैक कैसे किया था और उन्होंने वॉन वीक्वांग जैसे शख्स को भी यहां पर्सनली आने पर मजबूर कैसे कर दिया। तब तक सुमान के स्टूडेंट्स पूरी तरह ड्रेन हो चुके थे। पार्क जिनवू सोच रहा था कि क्या यही सॉकडोंग स्कूल का फेमस शिकार का स्टाइल था। ग्राउंड पर जांग चूनसिक अपने गैंग पर भड़कते हुए चिल्ला रहा था कि वो अभी तक वहां क्यों खड़े थे और उन्हें उसी वक्त लड़ाई को एंड करने का हुक्म दिया। हमलावरों ने डरी हुई सुमान स्टूडेंट्स की तरफ दौड़ लगाई। इस बीच एक चीयरलीडर ने मीना को बताया कि यह खाने का वक्त नहीं था। दूसरों ने सजेस्ट किया कि कम से कम उन्हें पुलिस को फोन करना चाहिए, पर मीना ने सुमान स्टूडेंट्स को लूजर कहकर उनका मजाक उड़ाया। फिर उसे एहसास हुआ कि उसका फोन गुम हो गया था। अचानक जांग डोंगमैन मीना और उसकी दोस्त के सामने आ खड़ा हुआ और रूखे अंदाज में पूछा कि वो वहां क्या कर रही थी। कहीं और पाक कांग वुक और उसका दोस्त सड़क पर तेज भाग रहे थे और उसका दोस्त उसे जल्दी भागने को बोल रहा था। पाक कांग वुक रुका, गहरी सांसें लीं और बोला कि उसे वापस जाना होगा। जो यंग चूल ने उसे पागलों की तरह घूरा, पूछा कि क्या उसने अपना फोन खो दिया है और कहा कि कल ढूंढ लेना। पर पाक कांग वुक को वो कसम याद आई जो उसने डोंग जीयू से ली थी। उसने अपने दोस्त को याद दिलाया कि वो पाक कांग वुक है, वो शख्स जिसे हमेशा दर्द होता है, इसलिए अब दर्द उसे डरा नहीं सकता। जो यंग चूल बस देखता रहा, उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। वापस स्कूल में चीयरलीडर्स को जंग डोंगमैन के कंधों पर वहां से उठाकर ले जाया जा रहा था। वो जलील हो रही थी और दिल ही दिल में बदला लेने की कसम खा रही थी। एक गली में डोंग जीयू को एक गैंग मेंबर के द्वारा बुरा पीटा और घसीट कर ले जाया जा रहा था। वो निराश होकर गिर पड़ा, ये सोचते हुए कि ब्लैकहेड वाली वो सारी ट्रेनिंग किसी काम की नहीं थी, और डॉयल को फर्जी कहकर गालियां देने लगा।